सो नीट एस्पिरेंट्स जो कि नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आगे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है जेईई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करना, क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रेंड समझ में आता है, पैटर्न क्वेश्चन का किस तरह का कवर हो रहा है, क्या एनटीए चेंजेस कर रही है, क्या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में नया खेला हो रहा है, क्यों पिछले साल केमिस्ट्री में काफी कुछ नेगेटिव हुआ, इन सबको जानने के लिए आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो यहाँ मैं आपके लेके आई हूँ कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे पीवाईक्यूज जो कि जेईई मेंस के अंदर जनवरी अटेम्प्ट में कवर किए गए हैं। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, आपका पी ब्लॉक हो गया, डीएनएफ ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, किस तरह के क्वेश्चंस आए, कैसे चेंजेस आए, कैसे हमें जल्दी सॉल्व कर लेना था, कैसे ट्रिक्स लगानी थी। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कुछ आने वाला है आपके पेपर तक। आप स्टार्ट करिए यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में, जिसमें हम सारे पीवाईक्यूज यहाँ पर लेके चलते हैं। तो जेईई एस्पिरेंट्स जो कम परसेंटाइल लेके आए हैं जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, या फिर जो अपना परसेंटाइल और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, उनके लिए लेके आई हूं मैं ये पीवाईक्यू सीरीज केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस जो कि अभी 2026 के हैं आपके, क्योंकि आपके लिए ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। एनटी ने क्या चेंजेस किए, क्या फर्दर चेंजेस हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस नए सेटअप हुए हैं, तो ये सारी चीजें आपके एनालाइज करना बहुत जरूरी है आगे अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए। क्या गलतियां रह गई वो रह गई, हमें अब उसे इंप्रूव करना है। हम फर्स्ट चैप्टर से केमिस्ट्री के स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोलता था, विच ऑफ द फॉलोइंग, इस बार आपको पता होगा केमिस्ट्री क्योंकि थोड़ी लेंथी गई है तो हम किस तरह से उसे जल्दी सॉल्व कर सकते थे, क्या क्या हमारे पास में उसकी ट्रिक्स होनी चाहिए थी, कैसे अगर आगे आपके अप्रैल अटेम्प्ट में भी पेपर आ जाता है तो हम क्या करेंगे। Which of the following represent the correct trend for the mentioned property? हमारे पास में यहाँ पर पूछा है फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और बोरोन। फर्स्ट आईपी की बात करिए, अगर हम फर्स्ट आईपी की बात करते हैं बोरोन, हमारे पास में क्या हुआ 1s2 2s2 2p1 गया हमारे पास में। फास्फोरस जो हो गया वो आपका क्या हो गया 3p3 हो गया। यहाँ इसी के साथ में यहाँ पर सल्फर दे रखा था आपका, सल्फर आपका क्या हो गया 3p4 हो गया, और फ्लोरीन दे रखा था ये आपका क्या हो गया 2p5 हो गया। मैंने इस तरीके से अरेंज इसलिए किया है जिससे आपको दिखे थोड़ा सा शेल से ज्यादा होगा तो आईपी आपका क्या होगा यहाँ पर कम होगा, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत आसान है तो बोरोन का आपका सबसे कम होना चाहिए। इन दोनों में अगर हम बात करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है, लेकिन क्योंकि फास्फोरस हाफ फिल्ड है तो वो पहले आ जाएगा, और फ्लोरीन जो होगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से सबसे आगे आएगा। तो बेसिकली हमारे पास में फर्स्ट जो था आपका स्टेटमेंट ये तो सही था, हमें सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए थी, मिक्स क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपका दूसरा ऑर्डर पूछा, तो फोन कॉल अगर हम बात करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन में बात करते हैं तो क्लोरीन का ज्यादा होता है, सल्फर ऑक्सीजन में बात करते हैं तो सल्फर का ज्यादा होता है, और फास्फोरस हाफ फिल्ड है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे ही कम हो जाती है। तो आपका सेकंड भी जो था ऑर्डर वो सही था। अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, आपका बोरोन दे रखा है, पोटेशियम दे रखा है, इधर से आपका एल्युमिनियम दे रखा है, और यहाँ पर आपका मैग्नीशियम दे रखा है। ये हमारे पास में कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, सोडियम पोटेशियम यहाँ पर इस तरीके से होगा। अगर पोटेशियम हमारे पास में सबसे ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसका क्या होगा हमारे पास, ये बोरोन जो है हमारे पास में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन हमारे पास में दे रखा था, यहाँ पर हमारे पास में ये कंडीशन। डाउन दी ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को आपका लूज कर देता है, तो बोरोन सबसे कम हमारे पास इधर की तरफ नहीं, ये हमारे पास में गलत हो गया, ये सही था। एल्युमिनियम मैग्नीशियम में यहाँ गड़बड़ हो गई हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या हो गया गलत हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो क्या था K2O Na2 MgO Al2O3। बेसिक कैरेक्टर की बात की जा रही है, तो बेसिक कैरेक्टर अगर हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो इधर की तरफ जाने पर आपका एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है बढ़ता है, और बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो कम होता है। तो पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम ये आपका सही था, तो ए बी एंड डी ये तीनों आपके यहाँ पर क्या थे सही थे। एक मिक्स क्वेश्चन पीरियडिक की प्रॉपर्टीज का जो आपका हल्का सा टाइम तो लिखे गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडिया है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये क्या हो गया आपका 3s2 हो गया 3p1 हो गया, लेकिन अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं एटॉमिक रेडियस आपका यहाँ पर क्या होता है
डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम जो होगा हमारे पास में वो क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर पूछा था यहाँ पर, और दूसरा हमारे पास में Mg+2 है और दूसरा क्या है Al+3 है। ये दोनों तो आपस में क्या हो गए, आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए। अगर हम बात कर रहे हैं ये आपके अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो इसका मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना रेडियस आपका कम होना चाहिए। और अगर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में अगर हम बात कर रहे हैं तो वैसे तो क्या होता है हमारे पास में इधर की तरफ जाने पर साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, भले ही उसके शक ज्यादा हो। तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम हमारे पास में फर्स्ट जो हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई, ये आपका फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद में बोला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ हमारे पास में दिया है क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे की तरफ जाने पर डिक्रीज होती है, लेकिन सल्फर की क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्लोरीन की आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम एफिनिटी होती है, तो आपका क्लोरीन हो जाएगा, देन ब्रोमीन हो जाएगा, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन। सेकंड स्टेटमेंट आपका सही था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत था और सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही था। पीरियोडिसिटी के क्वेश्चंस इतने भी आसान नहीं दिए थे पेपर में जैसा आप मानते हैं। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट आईपी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट आईपी की बात कर रहे हैं, अगेन हमारे पास में क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। इधर की तरफ जाने पर अगर हम बात करते हैं ये 2p5 है, देन ये 2p आपका 4 हो गया, 2p3 हो गया, 2p2 हो गया। हाफ फील्ड ये है हमारे पास में, तो ये इसके कंपेयर में आगे आ जाता है, लेकिन ये इससे आगे नहीं आता। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंपेयर में हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट केवल आगे और पीछे वाले पे अप्लाई होता है। इसका मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, ये हमारे पास में सही था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, यहां से हमारे पास में क्या है, क्या आ जाता है, ओ स्टाइल से टीपो। नीचे की तरफ जाने पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है, नीचे की तरफ जाने पर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर डिक्रीज होती है, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है यहाँ सबसे नीचे आ जाता है, ये हमें ध्यान रखना। तो सल्फर, सीलियम, टेलियम, पोलियम, ऑक्सीजन, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। मतलब आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। फर्स्ट और सेकंड लास्ट ऑप्शन में दिया था, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार पहले भी मेंस में आया हुआ है, ऑप्शंस बना के केवल, जो अभी स्टेटमेंट में डाल दिया। इसलिए बच्चा पीवाईक्यू पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। चलिए करेक्ट ट्रेंड बोला है यहाँ पर फर्स्ट आईपी का, थर्ड पीरियोडिक टेबल के यहाँ पर फर्स्ट आईपी का। अब भाई थर्ड हमारे पास में पीरियड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास में इसके अंदर दिए हैं। एल्यूमिनियम दे दिया, यहाँ से सिलिकॉन दिया है, सल्फर दिया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस भी दिया है, फास्फोरस भी दिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हमारे पास में एलिमेंट दिए हैं। अगर हम इधर की तरफ जाएंगे, क्या पूछा है, आईपी पूछा है, फास्फोरस का यहाँ पर इससे ज्यादा हो जाएगा, तो क्लोरीन, देन फास्फोरस, देन आपका सल्फर, देन सिलिकॉन, देन एल्युमिनियम, सेकंड होगा आपका यहाँ पर, नेक्स्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर, X and Y belongs to group 15। ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, आपका एंटीमनी और बिस्मिथ, ये हमारे पास में क्या है, एलिमेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। अब हमें क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, X हमारे पास में कुछ भी लेट कर रखा है, एंड फास्फोरस, फास्फोरस इज हायर देन दैट ऑफ डिफरेंस बिटवीन X एंड Y। मतलब अगर हमारे पास में फास्फोरस से X का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है Px का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पर बोला था बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ X एंड फास्फोरस इज हायर देन, ये हमारे पास में Py के कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। ये कंडीशन आपकी कब पॉसिबल है, जब हमारे पास में ये लगभग हमारे पास में सेम होगा, यहाँ हमारे पास हल्का सा वैल्यू होगा, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी आईपी की, तो ये डिफरेंस हमारे बहुत ज्यादा होगा, ये डिफरेंस जो होगा हमारा कम होगा। इसका मतलब आपका एक्स क्या हो सकता है, यहाँ पर नाइट्रोजन हो सकता है, और वाई जो होता है वो आर्सेनिक। वैसे तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, लेकिन अगर आप जनरल कॉन्सेप्ट से भी अगर इसे थोड़ा सा अपन कॉन्सेप्ट लगा के करते हैं तो आराम से इसे किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, The second IP of sodium is larger than magnesium। सोडियम फर्स्ट हमारे पास में क्या होता है 3s1 और मैग्नीशियम आपका होता है 3s2।
अगर हम IP1 की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम ज्यादा होगा सोडियम के कंपेयर में। जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो ये 3s1 हो गया, ये 2p6 हो गया, ये क्योंकि फुलफिल्ड हो गया तो IP2 में क्या हो जाएगा, सोडियम जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीशियम से। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, सोडियम इज लार्जर देन कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड IP, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सही था। एंड सेकंड स्टेटमेंट एटॉमिक रेडियस का मिला के दे दिया, आयनिक रेडियस ऑफ O2 माइनस, O2 माइनस का क्या है, ज्यादा है F माइनस से। जी हाँ, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, 8 + 2 10, 9 + 1 10, दोनों के हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा आपका एटॉमिक रेडिया है। तो ये भी आपका सही है, फर्स्ट भी सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। सी आपका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और बोरोन, अगर हम इसके अंदर लेके चल रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर, तो ये तो रिपीट हो गया किसी सेट में, पहले भी था क्वेश्चन, अभी हमने सॉल्व किया था, ये तो इसी ऑर्डर में जाता है, ये तो ठीक है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयनिक रेडियस फॉर एनी एलिमेंट, आयनिक रेडियस ये कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। हम अगर पेरेंट एटम से अगर बात करते हैं तो कैटायन का साइज जो होता है वो जनरली छोटा होता है और एनायन का साइज जो होता है वो जनरली बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वापस हमारे पास सेकंड IP का सेम क्वेश्चन आ गया, शायद तक ये हमने अभी सॉल्व किया था, ये कार्बन नाइट्रोजन का नहीं, सेकंड नहीं किया था हमने, फर्स्ट IP सॉल्व किया था। अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये तो मेरी कॉपी में भी कराए हुए क्वेश्चन है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन कॉपी में कराए हुए क्वेश्चन से। यहाँ पर हमारे पास में IP1 की अगर बात करते हैं, ये है हमारे पास 2p2, दिस इज 2p3, 2p4 एंड 2p5। रट्टा नहीं मारना कि इधर की तरफ इंक्रीज इधर की तरफ डिक्रीज, अदरवाइज IP2 और IP3 के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो इधर की तरफ जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्लोरीन का ज्यादा, देन हमारे पास हाफ फील्ड की वजह से नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन। लेकिन हमें पूछा था यहाँ पर IP2 का ऑर्डर, अगर हम बोल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये हो गया 2p4, ये हो गया आपका 2p2, यहां से हो गया 2p3 और ये हो गया 2p1, तो इसका मतलब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, ये हमारे पास में इसका नेक्स्ट हो गया। तो ये हमारे पास में दो क्वेश्चंस आपके और बच रहे हैं। इन पीरियडिक फोर्थ पीरियडिक टेबल द एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट एटॉमिक रेडिया है। अगर हम लोएस्ट और हाईएस्ट की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जेई एस्पिरेंट्स जो कि जेई मेंस 2026 में अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी अटेम्प्ट में 2026 में किस तरह के पीवीक्यूज केमिस्ट्री में कवर हुए, क्या खेला हुआ था केमिस्ट्री में और क्यों केमिस्ट्री गया लेंदी, किस तरह के क्वेश्चंस में चेंजेस आए, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं जनवरी अटेम्प्ट 2026 के पीवाईक्यूज। हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस। केमिकल बॉन्डिंग जो एक आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बोलती हूँ केमिस्ट्री का बैकबोन है केमिकल बॉन्डिंग, जिसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिक में काफी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक में काफी यूज होता है हमारे पास ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर भी। तो हर तरह से ये चैप्टर जो है आपका इंपॉर्टेंस रखता है। इवन एडवांस के अंदर भी अगर हम बात करें तो दो क्वेश्चंस कम से कम हर एक क्वेश्चन दोनों सेट के अंदर आपका लेके जाता है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी फटाफट से कर लीजिए, इसी चैनल पर सारे हम पीवाईक्यूज कंटिन्यूअसली कवर करने वाले हैं हर चैप्टर के। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव और लेंथी क्वेश्चन, इसलिए बोला गया था केमिस्ट्री गई आपकी लेंथी। चलिए, द नंबर ऑफ स्पीशीज अमॉन्ग SF4, फटाफट से मैंने चेक करना शुरू कर दिया। SF4 मतलब क्या हो गया आपका, सीसॉ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर NH4+, ये क्या हो गया आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर यही बोला था कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिस टोटल 3 एक है इसमें। अगर हम बात करते हैं NiCl4 2- की, पहले हम बाकी कंपाउंड सॉल्व कर लेते हैं। जेनॉन XeF4 अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या हो गया हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर हो गया। SeF4 अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई सीता जी सुनो सेलियम ओ स्टाइल से ऑक्सीजन फैमिली का है, तो इसका मतलब एक लोन पेयर और सल्फर है, यहाँ पर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर, अगेन सीसो हो गया। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर निकल, अब हमें क्या चेक करना है, क्या बचे हुए दोनों कंपाउंड हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, क्योंकि टेट्राहेड्रल अभी तक एक ही आया है।
अगर टेट्राहेड्रल एक आया है तो 3 होने के लिए हमारे पास में 1 2 3 ये तीनों कंपाउंड से आपके पास में क्या होने चाहिए, टेट्राहेड्रल होने चाहिए। इनमें से 2 कम से कम होने चाहिए। हम कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं NiCl4 2-। जिनको कोऑर्डिनेशन नहीं आता वो इसी क्वेश्चन में अटक गए होंगे। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर। Ni+2 ये हमारे पास में क्या हुआ आपका 3D8 हुआ और 4s2 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, +2 आते ही तो 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहाँ पर आते हैं बीबीटी के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्योंकि Cl वीक लिगेंड है तो हम पेयरिंग नहीं करेंगे, तो sp3 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये तो आपका ठीक आ गया कि यहाँ पर sp3 है, तो ये तो हमारे पास में ये टेट्राहेड्रल रख रहा है। अगर Cn आ गया इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर तो ऑब्वियसली बात है पेयरिंग हो जाएगी, तो ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा। PtCl4 2- वैसे ही स्क्वायर प्लेनर बनाता है, ये आपको पता होगा कि ये आपके पास में हमेशा क्या रखता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। तो ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन गलत हो गया कि थर्ड स्टेटमेंट जो था हमारे पास में 3 नहीं होंगे, 2 हमारे पास में यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे। अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला NO2 + BeS2 BF3 AlCl3 the molecules have incomplete octet around central atom। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। NO2 के अंदर हमारे पास में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर 4 ही हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो टोटल BS3 में ये हो गया आपका AlCl3 में, तो ऑक्टेट सब में इनकम्प्लीट है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अच्छा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, इनऑर्गेनिक का बॉन्डिंग का क्वेश्चन होते हुए भी, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हुए भी आपका अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ, द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वैसे क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन हमारे पास में ब्रोमीन आयोडीन। अगर हम बात कर रहे हैं बॉन्ड को ब्रेक करने की तो साइज बढ़ता जाएगा, तो बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी हमारे पास में कम लगेगी। लेकिन फ्लोरीन में क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, रिपल्शन होता है, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका क्या होता है, यहाँ पर पीछे चला जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमें बोल रखा है कोवेलेंट कैरेक्टर हमारे पास मेटेलिक हैलाइड का। आपने फजांस रूल पढ़ा होगा, ये फजांस रूल का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर Sn+4 है एक तरह से हमारे पास और Sn+2 है, दूसरा हमारे पास में Pb+4 है और Pb+2 है। जितना ज्यादा वैलेंसी होती है उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। SF4 है और SF6 है, 4 था SF6 था, तो यहाँ SF6 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इन दोनों का ठीक था, लेकिन ये लास्ट वाला आपका गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही था लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत, इसलिए गई थी केमिस्ट्री आपकी लेंदी। अच्छी खासी मिक्सिंग करी हुई है बॉन्डिंग जैसे चैप्टर के क्वेश्चंस के अंदर भी। चलिए नेक्स्ट उस पे आते हैं, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CH2CO एंड C ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट कैरेक्टर। नॉर्मल हमारे पास हमें पता है sp अगर है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है, देन sp2 देन sp3। अब इसके अंदर हमारे पास में ये तो आपको दिख ही रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है sp, डबल बॉन्ड है sp, ये हमारे पास में चेक करना है केवल। अब CH क्योंकि इसका साइज वैसे ही बहुत छोटा है, sp3 होते हुए भी हमारे पास में क्या सिंगल बॉन्ड होते हुए भी ये क्या कर लेगा, यहाँ पर हमारे पास में साइज छोटा रखेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो हमारे पास सबसे कम होना है, इन दोनों में से आपका आंसर होना है। और इसमें सबसे बड़ा क्या है हमारे पास में, उसके बाद में यहाँ पर C आ जाना, D आ जाना था, तो D हो गया, C हो गया, B हो गया। तो ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, कम टाइम में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाने वाला क्वेश्चन था आपका। अगेन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन पे, 2 ब्लॉक एलिमेंट्स X एंड Y फॉर्म फ्लोराइड्स ऑफ द टाइप EF3। हमारे पास में बोला P ब्लॉक के ही है दोनों एलिमेंट, जिसमें से हमारे पास में बना हुआ है यहाँ EF3, इस तरह से बना हुआ है। फ्लोराइड जो है लुइस एसिड है हमारे पास में, एक लुइस एसिड है, मतलब हमारे पास में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है YF3, तो इसका मतलब हम यहाँ मान लेते हैं कि इसमें लोन पेयर देने की टेंडेंसी होगी। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा क्योंकि लुइस एसिड है, और ये लुइस बेस है, देने की टेंडेंसी रखेगा, तो एक सिग्मा हमारे पास 3 सिग्मा एक लोन पेयर, तो sp3 हमारे पास हो जाएगा, तो ए आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट हमारे पास में क्या निकालना है, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकालना है फर्स्ट का 4th एटम तक। अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा, फॉर्मल चार्ज का आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज का आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इससे हम निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड पे हर एटम का फॉर्मल चार्ज। हालांकि अगर कंपाउंड में पूछा जाता है तो उसकी ट्रिक होती है जो मैंने काफी बार बता रखी है आपको। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्मल चार्ज की, विजिबिलिटी ठीक है, हाँ चलिए आप हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 to 4 लुईस रिप्रेजेंटेशन में। अगर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन से स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट एटम हमारे पास में O1, अगर हम O1 O2 O3 O4 हाइड्रोजन का काम ही नहीं है। 6 माइनस लोन पेयर में कितने आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब 2 हो गया आपका, -1 हो गया, तो ये क्या बचा 1 बचा, तो ये हमारे पास में क्या हो गया +1। +1 सिर्फ एक ऑप्शन में था, मैं बाकी सॉल्व ही नहीं कर रही क्योंकि मेरे को आंसर ऐसे ही मिल गया। इसी तरीके से आप बाकी सारे एटम का भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगला हमारे पास में H2S H2O NH3 NF3 NH3 CH3 identify the molecule with lowest dipole moment and the number of lone pair electron on the central atom। हमारे पास में क्या है with number of lone pair electron, कुछ तो है the number of lone pair of electron present on the central atom। ऐसे मॉलिक्यूल का हमारे पास में हमें बताना है यहाँ पर लोएस्ट डाइपोल जिसमें लोन पेयर भी प्रेजेंट है। H2S के अंदर प्रेजेंट है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर ऑक्सीजन है हमारे पास में, इसके अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीजन, यहाँ पर भी प्रेजेंट है H2O के अंदर भी, और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है वेक्टर सम ज्यादा ही जाएगा। अगर हम NF3 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एक लोन पेयर है हमारे पास में F में, ये कंडीशन हुई। और अगर हम यहाँ NH3 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपकी ये कंडीशन होती है, CHCl3 है तो आपका यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनता है। हमें ये वेक्टर सम से निकालना है। पहली चीज लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। जैसे ही हमने देखा तो ये आंसर तो हमारे पास में हटा दिया। अब इन दोनों में ऑब्वियसली बात है यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब तरफ से ज्यादा एक डायरेक्शन में जाएगा, ये भी सब जगह हमारे पास में एक डायरेक्शन से जाएगा। अब इन दोनों में आपको कंपेयर करना है। गलती कहाँ करते हैं आपका, वैसे ही रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मेंस में काफी बार आया हुआ है NF3 और NH3 का क्वेश्चन। यहाँ पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपोजिट जाएगा और लोन पेयर ऊपर, यहाँ लोन पेयर ऊपर लेकिन ये नाइट्रोजन इधर, तो इसका ऑब्वियसली बात है मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारे पास में लोएस्ट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया NF3 का हो गया। और पूछा क्या था यार नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर, एक है, तो आंसर आपका एक होना था या दो होना था, ये तो हम कंफर्म थे, मतलब बी या डी में से आंसर होना था, अब फर्स्ट आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन्ड यूजिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है शायद तक ये नहीं, यहाँ पर बॉन्ड एंगल पूछा गया है आपका। अगर हम HNO3 की बात करते हैं तो यहाँ तो आपका होगा ही नहीं हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पर तो लुईस स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर आ ही नहीं रहा। फिर H2SO4 में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये भी पूरा बॉन्डेड है, ये भी आपके ऑप्शन से हट जाता है। NH3 की बात करते हैं, यहाँ आपका लोन पेयर आ रहा है, तो लोन पेयर आने के बाद में इसका बॉन्ड एंगल पूछा था, O3 है वहां पर भी हमारे पास में है, और यहाँ पर हमें बॉन्ड एंगल पूछा था। अगर हम बोल रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इसी में बच रहे हैं, ओजोन फिर ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो हमें NF3 का एंगल पूछा था। यहाँ एंगल हमारे पास टेट्राहेड्रल में क्या होता है 109.28, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन आ गया, लोन पेयर आ गया, रिपल्शन बढ़ गया, तो एंगल क्या हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, विच स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट XeO2F2। जैसे हमने ये पढ़ा, पहले तो हम फटाफट से इसका स्ट्रक्चर बना ले, नीचे के ऑप्शन बाद में बनाए देखेंगे। हमें क्या बोला XeO, अब ऑक्सीजन भी और फ्लोरीन भी आपको ये पता होना चाहिए बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग, एक्साइल पे आपके जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो ऑक्यूपाई होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्यूपाई होते हैं। तो ये हमारे पास में शेप जो होगा इसका कुछ ऐसा बन के आएगा, और यहाँ पर आपका क्या है एक लोन पेयर बच रहा है। तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास में ये बोला क्या इसका सी शॉ शेप है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में बोला था नॉट ट्रू। आप लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, जल्दी से ट्रू वाले ऑप्शन ढूंढते हैं, यहाँ नेगेटिव करके आते हैं आप लोग, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। Xenon has 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इन इट्स वैलेंसी, नहीं आपके पास में यहाँ पर 7 है, तो नहीं यहाँ हमारे पास में क्या 5 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल अगर हम बात करें,
यहाँ हमारे पास में क्या है, ये स्टेटमेंट जो हो गया आपका, इसके अंदर क्या हुआ, सही हुआ। तीसरा हमारे पास में पेयरिंग के अंदर तो 1 2 3 4 5 यही थे। उसके बाद में हमने बोला OCO का बॉन्ड एंगल जो होगा, हमें क्या बोला, OXCO, हमें यहाँ पर बोला गया है ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल क्या 180 होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपका सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर BC 180 तो नहीं 180 आपका हो सकता है अगर हमने इसको प्लेन में रखा, अगर ये ऐसे रखा है, ऐसे रखा है और बॉन्ड एंगल ऐसे जा रहा है तो ये आपका यहाँ पर गलत है, ये भी आपका गलत है। 5 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, एक ही स्टेटमेंट आपका सही हुआ, 5 नहीं है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे आपके। आगे हम यहाँ पर देखते हैं अगला स्टेटमेंट, द XCF बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 180। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे पास में 180 तक होगा लगभग, तो ये हमारे पास में सही स्टेटमेंट हो गया। और ज़ेनॉन है 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16 कहां से हो गए, ये तो बिल्कुल ही आपका गलत हुआ। तो हमारे पास में क्या क्या सही हुए इसके अंदर, A और D केवल सही था, B C और E गलत था, B C एंड E ये आपके क्या हो गए, गलत हो गए। स्ट्रक्चर में भी कितना अच्छा घुमा के क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन था आपका ये एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन हर साल आता है, लगभग फिक्स क्वेश्चन लगभग पेपर का मानते हैं हम इसे। सारे बच्चों के जिनके सेट में ये आया, मैं मानती हूँ कि ये क्वेश्चन लगभग बच्चों का सबका सही होगा। IF3 अगर हमारे पास में 2 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, T शेप हो गया आपका sp3, D इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। IF5 है हमारे पास, तो यहाँ 2 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, स्क्वायर पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है आपका, ये भी सही है। हमें पूछा था यहाँ करेक्ट कॉम्बिनेशन, IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल 7 बॉन्ड है, ये तो सबको याद है, sp3d3, और ClF4- भी बना लेते हैं हम यहाँ पर। क्लोरीन है, अगर एक लोन पेयर आ रहा है, 3 अगर ऑक्सीजन है हमारे पास, एक्सपांशन कर सकता है क्लोरीन, तो हम O- दे दें या कुछ भी कर लें, और यहाँ पर एक लोन पेयर बचेगा, तो ये हमारे पास में क्या होगा, sp2d नहीं होगा, स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, ये क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो D आपका गलत हो गया, तो आपका A, B और C क्या था यहाँ पर, सही आंसर था। स्ट्रक्चर, शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए बॉन्डिंग में, इस पे आने वाले चैप्टर्स में भी काफी यूज होता है, जो भी हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं या ऑर्गेनिक में भी आपका इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन रिएक्शन के मैकेनिज्म में बहुत यूज होती है आपकी बॉन्डिंग। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स अबाउट सम मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। NF3 और NH3 अभी अभी हमने सॉल्व किया था, ये वही आ गया। NF3 का डाइपोल मोमेंट हायर होता है, नहीं हमने देखा था लोअर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे मत जाइएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो हो गया वो गलत हो गया। द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeH2 इज 0, बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट था ये, यहाँ पर इसका ऑब्वियसली बात है वेक्टर सम ये कैंसिल, तो ये 0 होगा। ये सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2-, इसका मैंने ट्रिक भी बता रखा है। O2 होता है थ्रू 2, O2 प्लस होता है तो उतना ही 2.5 3 करते जाते हैं, O2 माइनस होता है, O2 2 माइनस होता है, तो ये 1.5 और ये 1 हमारे पास क्या दे रखा है। एंड ये सेम फ्लोरीन का 1 होता है, फ्लोरीन का क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, इसका भी 1 है, दोनों हम क्या पास में क्या है, ये सही है, तो सी भी आपका क्या है यहाँ सही है। द फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम ऑफ ओजोन इज -1, ओजोन पे क्या होता है आपका फॉर्मल चार्ज 0 होता है, उसके ऊपर 0 आता है, ये आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। इन NO2 ऑल दी 3 एटम्स आर सेटिस्फाइड दी ऑक्टेट ग्रुप, बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास में NO2 तो ऑड नंबर स्पीशीज में चला जाता है, तो केवल B और C जो थे आपके यहाँ पर सही स्टेटमेंट्स थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेयर ऑफ स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामैग्नेटिक। एमओटी का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हमारे पास ये। अगर हम बात कर रहे हैं अभी, जैसे मैंने बोला आपको, यहीं से अगर चलिए मैं वापस कर देती हूँ, O2 है हमारे पास, O2 प्लस है और O2 माइनस है। यहाँ क्या क्या पूछा, एक तो बॉन्ड ऑर्डर बोले, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर बोल रहे हैं ये 2 है, ये 2.5 है, ये 1.5 है हमारे पास में, ये तीनों ही हमारे पास में क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर N2 है, पहले तो इसी से चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, N2 और N2 प्लस में क्या होगा, ये 14 होता है, ये 13 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अनपेयर्ड तो होंगे तो पैरामैग्नेटिक तो होगा, या 3 होता है, ये क्या हो गया आपका 2.5 हो गया।
तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में इन दोनों का हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम नहीं आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड O2 प्लस का 2.5 है, O2 2 माइनस का हमारे पास में कितना हो जाएगा, N2 2 माइनस। इसका मतलब ऑक्सीजन वाली कंडीशन मान लो, ऑक्सीजन का क्या होता है आपका 16, बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ O2 माइनस N2 माइनस, O2 माइनस का होता है 1.5, N2 माइनस का 1 हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो गया। और यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं O2 प्लस और N2 माइनस, O2 प्लस 2.5 और N2 माइनस अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका क्या होगा 2.5 होगा, जितना नेगेटिव होगा वहां चेंज होता है। तो ये आपका यहाँ पर सेम बॉन्ड ऑर्डर हो गया और दोनों ही क्या है नेचर में पैरामैग्नेटिक है। इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं पूरा पूरा। ये हमारे पास में मैं कैसे निकाल रही हूँ, 1 2 हमारे पास में 2 1, ये लास्ट में ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला बच रहा है। अगर हम जैसे ऑक्सीजन का सॉल्व कर रहे थे नाइट्रोजन का, तो 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, अब हमें क्या है ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन का निकालना था, एक इलेक्ट्रॉन और प्लस कर देना था। तो ये क्या हो गया 6 माइनस 1 बाय 2, तो आपका क्या आ गया 2.5 आ गया। इस तरह से निकला आपका N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर और यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये क्या हो गया आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका है 13th क्वेश्चन, मतलब हर सेट में बॉन्डिंग कम से कम आपका एक क्वेश्चन लेके गया है, कुछ सेट्स के अंदर आपके 2 क्वेश्चंस भी थे। The number of species among BF4 minus SI4 minus XCF4 minus SF4 minus have unequal bond length, E और F का बॉन्ड लेंथ जो होगा वो अनइक्वल होगा, ये पूछा है हमें यहाँ पर। क्या बॉन्ड लेंथ हमारे पास में इक्वल होगा, BF4 माइनस से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया तो यहाँ तो हमारे पास में चारों का सेम है, फर्स्ट तो गलत हो गया तो एक गलत होते ही वैसे ही आंसर चेंज हो गया। SiF4 है हमारे पास में, उसमें भी यही कंडीशन है। XCF4 के अंदर जरूर हमारे पास में इन दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगा, इनका सेम हो जाएगा। और SF4 है उस कंडीशन में, यहाँ तो वैसे भी 2 लोन पे रहेंगे टेट्राहेड्रल, इसके अंदर आपका सेम हो जाएगा। XCF4 है इसके अंदर 2 लोन पेयर और आपके 4 बॉन्ड पेयर बचेंगे। SF4 के अंदर हमारे पास में सीसॉ बनता है, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हमें बोला था बॉन्ड लेंथ जो होगा वो EF का अनइक्वल जो होगा वो 2 होगा, तो पहला स्टेटमेंट जो हो गया वो क्या हो गया आपका, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया। सेकंड बोला O2 माइनस F2 और O2 प्लस O2 माइनस हैव हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ अमंग दी this O2 plus and has the कुछ मिसिंग है क्या, among O2 minus O2 2 minus F2 and this has the highest O2 minus has, अच्छा कॉमा लगा के यहाँ दिया है कि इन सब में O2 minus का हाईएस्ट होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका क्या होता है 1 होता है हमारे पास में, इसका आपका 1.5 होता है, इसका आपका 2.5 होता है और यहाँ पर आपका इसका O2 माइनस इन चारों में पूछा था, ओके इन चारों में पूछा था, ये आपका 1.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है, 2.5 आपका हाईएस्ट है। तो पहला आपका क्या हो गया गलत हो गया, सेकंड हमारे पास में गलत, फर्स्ट भी गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत, तो आपका आंसर क्या हो गया फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैच लिस्ट दिए, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन बनाया, मतलब अब क्या है मैच दी कॉलम में अभी तक ज्योमेट्री सामने लिखी होती थी, अब हमें 2 कंपाउंड्स के आपस में ज्योमेट्री मैच करते हुए क्वेश्चन करना है। पहले क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं XCO3 एक लोन पेयर और हमारे पास में इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये क्या ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया हमारे पास। क्या है ऐसा स्ट्रक्चर हमें किसी का भी नजर आ रहा है, NH3 का हो सकता है, NH3 के अंदर हमारे पास में एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो मतलब आपका ए का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। एक और सॉल्व कर लेते हैं, XCF2 के अंदर हमारे पास में क्या 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, तो ये लीनियर हो गया। अगर हम I3 माइनस का स्ट्रक्चर, मैं क्लास में भी बहुत प्रैक्टिस कराती हूँ, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास 3 लोन पेयर आने की वजह से लीनियर शेप हो जाता है, ये दोनों सेम हो गए तो ये आपका सेम हो गया। तो SF4 XCOF4 की अगर हम बात कर रहे हैं, XCOF4 का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, ये कंडीशन हो गई। अगर हम ये बना रहे हैं और इससे रिजेंबल क्या हो सकता है, BRF5 हो सकता है, 5 है ना उसमें, तो BRF5 यहाँ पर हो सकता है, तो एक लोन पेयर और यहाँ पर भी क्या 5 बॉन्ड पेयर, ये दोनों सेम हो गए, तो ये आपका डी से हो गया, तो ये बचा कुछ आपका
ये अपने आप ही हो गया। तो ये हमारे पास में इस तरह का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन हमारे पास में, अगर हम मैच कर लेते हैं इसका यहाँ पर, तो हमारे पास में आंसर क्या निकल के आ रहा है, सी निकल के आ रहा है। तो ये थे आपके पीवाईक्यूज जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट के केमिकल बॉन्डिंग के। अच्छी खासी मिक्सिंग करके हमारे पास में क्वेश्चंस आए हैं। हमें टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, बिना टाइम वेस्ट किए हम अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, इनऑर्गेनिक हम कंप्लीट करके रखते हैं यहाँ पर। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंप्लीट करते हैं हम, बचे हुए फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत यूजफुल कंटेंट चैनल पे आने वाला है। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। पीवाईक्यूज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके सिलेक्शन के अंदर, हम यहाँ पर कर रहे हैं जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट के केमिस्ट्री की पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस। किस तरह के क्वेश्चंस आए, क्या खेला हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों लेंदी गया पेपर, क्या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ गए, सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक के पीवाईक्यूज जो कि जेईई मेंस 2026 के अंदर कवर किए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि मैं काफी कुछ करा चुकी हूँ। पीरियडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट हमारे पर इसके पीवाईक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चलिए। द नंबर ऑफ पेयर्स अमॉन्ग SiO2 and CO2, SNO, SNO2, PBA, PO2, GE and GO2 which contain oxide that are amphoteric is 2। अगर हमारे पास में ये पेयर बोले गए, क्या ये हमारे पास में एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एसएन हमें पता है क्या होता है। अगर हम बात करें, कहे सीता जी सुनो प्रभु, सीता जी सुनो प्रभु, तो हमारे पास में नीचे की तरफ जाने पर एम्फोटेरिक नेचर जो होता है वो हमारे पास में इंक्रीज होता है। पीबी जो होता है इसका एम्फोटेरिक का एक ट्रिक भी है, अगर आपको पता हो तो। जनाबे अली सबसे आसान वाला पंजाबी सॉन्ग गाया करो। तो ये हमारे पास में दोनों क्या हो गए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गए। तो जी हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं कि BF3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल दैट एक्ट्स एज लुईस एसिड, तो हमारे पास में BF3 क्या हो गया, बिल्कुल लुईस एसिड की तरह ऑक्टेट इनकम्प्लीट बिहेव करेगा। NH3 का ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है क्या? जी हाँ, यहाँ पर इसका भी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है। ये हमारे पास में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हमारे पास में दिख रहा है पिरामिडल। तो ये हमारे पास में दोनों ही फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो थे वो यहाँ पर क्या थे, सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर। PbCl2 K2Cl। अब जैसे रिएक्शन से काफी बच्चों को तो ये देख के डर लग जाता है कि नहीं हम तो ये क्वेश्चन छोड़ आएंगे, बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ये तो नॉर्मल टेस्ट है आपका, क्रोमेट टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हॉट सॉल्यूशन हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन में साफ दे रखा था। PbCl2 अगर यहाँ पर रिएक्शन करवाएगा, इसके साथ में KCl अगर आपका निकल रहा है तो क्या बच रहा होगा, PbCrO4 निकल रहा होगा। तो फर्स्ट में PbCrO4, क्या हम पहली रिएक्शन से ही आंसर निकाल सकते थे? बिल्कुल। दो हमारे पास में आंसर सामने दिख रहे हैं, इन दोनों में से आपका आंसर होना चाहिए। सेकंड हमारे पास बोला इसकी रिएक्शन जब बेस के साथ में कराई, अगर सोडियम क्रोमेट आपका निकल गया तो क्या बचा आपका, Na, और ये हमारे पास में बच रहा था NaOH, तो सॉल्ट बन जाता है यहाँ पर आपका Na2PbOH4। ये आपका यहाँ पर सॉल्ट बन गया। और तीसरा हमारे पास में अलग ही रिएक्शन दे दी, PbSO4 है। अगर इसका सॉल्ट हमारे पास एसिडिक, हमारे पास अमालगमेटेड, इसके साथ में रिएक्शन करवा रहे तो यहाँ पर NH4SO4 जो हो गया ये आपका निकल रहा है। तो यहाँ से आपका Pb बच रहा है, इधर से आपका एसिड बच रहा है। तो क्या क्या लिबरेट हो सकता है यहाँ पर, जो भी हमारे पास में इसका सॉल्ट बच रहा होगा, तो सॉल्ट आपका यहाँ पर ये ही बच रहा था। तो सी आपका आंसर यहाँ पर हो गया। तो रिएक्शंस हर बार इतनी टिपिकल नहीं होती जितना आप उसे कंसीडर कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा आप ध्यान देते क्वेश्चन पे तो इजीली करके आ सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The P block element and hydrogen form a binary cation। हमें बोला कैटायन बना, P ब्लॉक का कोई एलिमेंट है हमारे पास में, यहाँ पर P ब्लॉक का और कैटायन बन रहा है तो अमोनिएटेड हमारे पास में। और इसकी ट्रीटमेंट भी अगर हमारे पास में पोटेशियम आयोडाइड के साथ में करवा रहे हैं तो ये तो एक कॉमन टेस्ट है। अगर हमने इसकी रिएक्शन करवा दी, एक कॉमन हाइड्राइड आयन हमारे पास क्या है, NH4+ है। अगर इसकी हमारे पास में
बेसिक मर्क्यूरी इसके साथ में आयोडाइड के साथ में, अगर ये क्या दे रहा है यहाँ पर प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो मतलब हमने NH3 की रिएक्शन कराई होगी यहाँ पर H2HgI4 के साथ में। और क्या बोला, गिवन बोलो फर्स्ट IP वैल्यूज हमारे पास में है ग्रुप 13, 14, 15, 16 की। तो करेक्ट फर्स्ट IP हमारे पास में E एलिमेंट का क्या होगा? अगर करेक्ट की बात कर रहे हैं, ग्रुप 13, 14, 15 और 16 हमारे पास में है। यहाँ कार्बन हमारे पास बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो गया। हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन का जो आपका आईपी होगा वो क्या होगा हमारे पास में? हाईएस्ट होगा। हमें ई का बताना था, तो हाईएस्ट आपका क्या होगा? 1402 हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका, ये काफी कॉन्सेप्ट चेक करते हुए एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, द हैलोजन दैट मेक्स लॉन्गेस्ट बॉन्ड विथ HX हैज स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियाई। हमें क्या बोला गया है यहाँ पर कि अगर हमारे पास में HX बन रहा है, यहाँ पर ये क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अगर हमारे पास साइज बढ़ता जाता है एनायन का, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है, क्योंकि आपका पोलराइजेशन जो होता है वो बढ़ता जाता है। तो कोवेलेंट रेडियाई की बात की थी, खैर यहाँ पर तो वो डिक्रीज होगा, बिल्कुल भी नहीं। साइज बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा। ग्रुप 15 हाइड्राइड NH3 हमारे पास ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये हमारे पास में यहाँ पर हमने हाइड्राइड्स लिख के रख लिए। हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू अदर, हमारे पास में द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ एलिमेंट E is 4. A group 15 element hydride has lowest boiling point. सबसे लोएस्ट वो क्या होगा? और हमारे पास जिसका लोएस्ट होगा उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी आपके पास में 4 है क्या? ये आपका था यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट। पहली बात तो ऑर्डर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हमारे पास में बढ़ता है, लेकिन नाइट्रोजन NH3 का क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा हो जाता है। तो आपका लोएस्ट जो था बॉइलिंग पॉइंट वो क्या था? pH3 का था। और अगर हम इसकी कोवैलेंसी की बात करें तो ये तो हमारे पास 5 to 6 चली जाती है, तो हमारे पास में 4 तो नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है आपका, और सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है। स्टेटमेंट बेस अच्छे क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक में इस बार पूछे गए हैं। एलिमेंट्स ऑफ X and Y आर द मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रेस्पेक्टिवली। नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी हमारे पास में दे रखा है X and Y, जिसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नहीं दिया, नहीं दिया है फॉस्फोरस दिया है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। और इसमें बोला है हमारे पास में मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या हो गया हमारे पास? नाइट्रोजन हो गया, तो ये क्या बना रहा है हमारे पास? N2O3 बना रहा है। लीस्ट क्या हो गया? Sb हो गया, तो ये क्या बना रहा है? Sb2O3 बना रहा है। एसिडिक है, ऑब्वियस ही बात है, नीचे की तरफ। और अभी मैंने ट्रिक बताया था एम्फोटेरिक का, जनाबे अली सबसे सब आ गया। Sb हमारे पास में हो गया, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, N2O3 एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है? सही है। BCl3 इज कोवेलेंट इन नेचर, ठीक बात है, फर्स्ट चीज तो आपकी सही है। आगे यहाँ पर बोला हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, जब हमारे पास इसकी BCl3 की अगर रिएक्शन में हाइड्रोलाइज करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? BOH होल थ्राइस मिलता है, और यहाँ से क्या होगा? HCl जो होगा वो निकल जाएगा, वो साइड से मतलब नहीं है, लेकिन हाइड्रोक्साइड 4- नहीं बनता। तो सेकंड आपका गलत हो गया, फर्स्ट आपका क्या हो गया? यहाँ सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके। हाँ, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आर आयनिक रेडिया ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हम ग्रुप 13 में अगर हम बात कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा टाइम पास नहीं हो रहा, मजे नहीं हो रहे, मस्ती नहीं हो रहे, यहाँ सिर्फ हम कंटेंट देने आए हैं, आपके PYQs की प्रैक्टिस कराने आ रहे हैं, टाइम की बहुत शॉर्टेज आपके पास में, यहाँ मजे मत ढूंढिए, यहाँ केवल पढ़ाई कर लीजिए, तो हो सकता है आपका परसेंटाइल स्कोर जो भी है वो इंक्रीज हो जाए। Ionic radii of trivalent cation of group 13. Group 13 element decreases down the group. रेडियाई नीचे की तरफ जाने पर डिक्रीज होता है। पहला स्टेटमेंट जो हो गया आपका करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पूछे थे, पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट डिक्रीजेस। हम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो रेगुलर इंटरवल में डिक्रीज नहीं होती, हमें पता है इरेगुलर ट्रेंड होता है, थेलियम जो होता है उसका आपका आगे आ जाता है। ये स्टेटमेंट भी जो हो गया आपका गलत हो गया। बोरोन एज हाईएस्ट IP, ये आपका ठीक है, बोरोन की हाईएस्ट होती है, उसके बाद में हमारे पास वेरिएशंस आते हैं।
ट्राइक्लोराइड एंड ट्राइआयोडाइड ऑफ ग्रुप 13 आर कोवेलेंट इन नेचर। कुछ भी ले लेते हैं, जैसे BCl3 और Bi3 अगर हमारे पास में इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आयनिक नेचर रख सकते हैं। नीचे की तरफ जाने पर आपका कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो BCl3 ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट हम ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, नहीं Cl3 और कोवेलेंट ये तो दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ना, उस साइड के एलिमेंट है। तो आपका केवल C और D जो था वो सही था। C और D ये दोनों आपके यहाँ पर क्या हो गए, सही स्टेटमेंट्स जो हो गए वो यहाँ पर हो गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर Pb+2 अगर हमारे पास में यहाँ पर दे रखा है, इट इज नोटिस दैट Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेसिस का क्वेश्चन है। कहे सीता जी सुनो प्रभु, Pb जब कोई भी P ब्लॉक का एलिमेंट अपने लोअर हमारे पास में नीचे आता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +2 वो ज्यादा स्टेबल होगा +4 के कंपेयर में। बट Sn+2 इज लेस स्टेबल देन Sn4+। दोनों ही आपकी सही बातें हैं। अब हमारे पास रिएक्शन करा के यहाँ पर इस चीज को बोला गया है, PbO2 Pb के साथ में मिलके Pb बना लेगा। क्या आपकी ये क्या है, Pb+4 में है तो क्या ये +2 में जाना चाहेगा, Pb+2 से +4 में जाना चाहेगा। तो ये हमारे पास में क्या होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, क्योंकि ये अपने मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा। तो डेल्टा एच की जी की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव होनी चाहिए, जिससे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो। लेकिन यहाँ पर Sn+2 से क्या जा रहा है, आपका +4 से +2 में जा रहा है। ये ठीक है, आपका +4 से ये +2 में नहीं जाना चाहता, तो इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होनी चाहिए। डेल्टा जी इज लेस देन 1 इसका मतलब हमारे पास में 0 और मोर देन 0 इसका मतलब पॉजिटिव। तो बी आपका अच्छा, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन था ये। आप अपने नोट्स में इसे मेंटेन करके रख सकते हैं, जो बच्चे 2027 के लिए प्रिपेयर कर रखे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस, नए पैटर्न के क्वेश्चन सेट हुए जिसमें कहीं ना कहीं गिब्स फ्री एनर्जी का, इनर्ट पेयर का, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस का कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन दिया है आपका। एक अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Xn is an oxo ion of group element group 7। ग्रुप 7 मतलब क्या हो गया आपका, मैग्नीज वाली लाइन हो गई आपकी। द एलिमेंट हैज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सो आयन बना रहा है, मतलब MnO4 2- हमारे पास में ऑक्सो आयन हो गया, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो हो गया, ये हो गया। और पोटेशियम के साथ में मिलेगा तो मतलब K2MnO4, K2MnO4 बनाएगा तो उसका कलर क्या होता है आपका, ग्रीन कलर होता है। तो ये आपका अच्छा तो नहीं, ठीक क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बच्चा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। आधे से ज्यादा बच्चों की नेगेटिव इसमें होता है नॉट करेक्ट, विच इज ट्रू, विच इज नॉट फॉल्स। इस तरह के क्वेश्चंस की स्टेटमेंट का अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गलत होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। कार्बन एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अलोंग विथ +4 एंड +2। हमारे पास में ये सही है, कार्बन का +4 +2 दोनों होता है। कैन नॉट एग्जिट इस वैलेंसी मोर देन 4, 4 ही रखता है, ये भी ठीक है। among the isotopes of carbon 13 is an radioactive, radioactive जैसा कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर, ये आपका गलत हो गया। लास्ट क्या था, CO2 is most acidic oxide among the dioxide। हमें पता है डाउन दी ग्रुप जाने पर बेसिक ऑक्साइड का नेचर बढ़ता है, तो ये ठीक है। हाँ लंबे क्वेश्चंस काफी हैं आपके, सही में टाइम कंज्यूमिंग था केमिस्ट्री का पेपर, तो थोड़ी आपको प्रैक्टिस उस लेवल की बढ़ानी पड़ेगी अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो। रिगार्डिंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट EH3 सेलेक्ट, वही नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात हुई है। करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस। पहले हम बना लेते, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी की बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज हो रही है, नहीं भाई इंक्रीज होती है, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, साइज बढ़ रहा है, सॉरी। तो ये हमारे पास में फर्स्ट स्टेटमेंट जो था आपका करेक्ट था। बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस,
बेसिसिटी डिक्रीज होती है, लोन पेयर को लूज करने की टेंडेंसी जो होती है आपकी डिक्रीज हो जाती है, ये भी आपका सही है। रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के, इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, हमेशा नहीं होता। NH3 जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से आगे आ जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ABC आपका यहाँ पर क्या हुआ, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हमें हाइड्रोजन हैलाइड की बात करी, सही है ये चीज बिल्कुल आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर। वैसे तो यहाँ तक तो आपका क्या होता है, मोलर मास के बेसिस पर देखा जाता है, मास बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन HF के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज्यादा हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास में क्लोरीन क्लोरीन ये हमारे पास में इधर ही आता है, ये हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी ऑर्डर हमारे पास में सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके क्या हो गए, यहाँ पर सही हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वाह ये बना रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपका एक। अगर हम बोल रहे हैं Na2B4O7, इसके साथ में बन रहा है आपका X और Y, इसको हीट करने पर आपका क्या बनता है, BO2, और यहाँ पर BO2 जो होता है वो यहाँ पर बोरेट आयन से रिएक्शन कराने पर ये बन रहा है। अगर हम B2O3 के साथ में इसकी रिएक्शन कराए, क्योंकि अगर हमारे पास में ये है कॉपर, इसके साथ में B2O3 के साथ में रिएक्शन कराए तभी SO4 निकलेगा, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर BO3 होल ट्वाइस, ये आपका यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा BaO2 नहीं BO2, क्योंकि हमने ल्यूमिनियस फ्लेम टेस्ट नहीं दे रहा है, नॉन ल्यूमिनियस है ये हमारे पास में। फिर अगर Z जो बना, Z क्या बना आपका, यहाँ पर ये कलरलेस था, ये हमारे पास में कंपाउंड जो था ये क्या था, कलरलेस था, ये आपका क्या था, कलरलेस था, ये आपका ब्लू कलर का होता है। और अगर इसकी कार्बन के साथ में अगर हमारे पास रिएक्शन करा रही जा रही है, तो यहाँ पर क्या बनता है, CuBO2 होल ट्वाइस हमारे पास में है, यहाँ पर होल ट्वाइस था आपका, ये कार्बन के साथ में मिलके CuBO2 ये बना लेगा यहाँ पर। अगर ये बना रहा है तो उस कंडीशन में क्या क्या निकला, B4 निकल गया, ये निकल गया, तो ये हमारे पास में ये भी क्या होगा आपका कलरलेस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन Z, एक तो इसमें आपका पूछा था और दूसरा पूछा था Q में, दूसरा आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था। तो फर्स्ट केस में क्या हो गया आपका, सीधा -1 चार्जेस पे तो +2 हो गया, यहाँ पर बोरोन और ऑक्सीजन है तो क्या हो गया, यहाँ पर +1 हो गया, 2 -2 और 1, ये हमारे पास में क्या था, एक अच्छा क्वेश्चन वापस जो टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन था थोड़ा सा। तो ये थे आपके JEE मेंस 2026 के P ब्लॉक के क्वेश्चंस, जो कि आपका थोड़ा अनटच रहता है, आपको लगता है एडवांस में ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 13 क्वेश्चन मतलब पर सेट आपका P ब्लॉक में से एक क्वेश्चन आया था, रिड्यूस सिलेबस में से भी आपका ये क्वेश्चन सेट हो रहे। तो आप बिल्कुल भी इन चैप्टर्स में लापरवाही ना करें, अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं एक तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है, लगता है कि आपके फ्रेंड्स को इससे हेल्प हो जाएगी, आपके मन में ऐसा नहीं है कि नहीं उसके नंबर ना बढ़ जाए, तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन PYQs को समझ सके, सॉल्व कर सके और आने वाले अटेम्प्ट में अपना स्कोर बढ़ा सके। लगे रहिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQ के साथ में। JEE मेंस 2026 में अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जो कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी के PYQs किस तरह के क्वेश्चंस आए, किस तरह के चेंजेस हुए, क्यों केमिस्ट्री लेंदी चली गई, यही सब डिस्कस करने के लिए मैं आपके लिए कंटिन्यूसली देती जा रही हूँ जनवरी अटेम्प्ट के चैप्टर वाइज 2026 के PYQs। बिना टाइम वेस्ट करें हम पहले लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में और चैनल पे क्या क्या आने वाला है, क्या वन शॉट्स आने वाले हैं, किस तरह से आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी, और एडवांस के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या करना है, इन सब बारे में हम डिस्कशन करेंगे लेक्चर के बीच में। लेकिन हम क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट हमने स्टार्ट करना है यहाँ पर, तो डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पीरियोडिक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, आपका मोल कॉन्सेप्ट, ये सारे चैप्टर्स में कवर कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि सारे PYQs यहाँ आपके कंप्लीट होने वाले हैं। हर एक शिफ्ट का हर एक क्वेश्चन किस तरह का आया और क्या खेला हुआ, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं यहाँ। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पर ये हमारे पास में एक कॉमन रिएक्शन क्रोमेट आयन की यहाँ पर दे रखी है। यहाँ NaCl K2Cr2O7 H2SO4 के साथ KHSO4 निकल रहा है, तो यहाँ क्या है हमारा CrO2Cl2 बनता है,
ये आप लोगों को पता है, रिएक्शन KHSO4 निकल रहा है और NaHSO4 निकल रहा है। अब यहाँ पर बोला ये A जो बन रहा था, मतलब CrO2Cl2 जो आपका यहाँ पर बन रहा था, ये जब बेस के साथ में आपकी रिएक्शन कराई जा रही है, जब बेस के साथ में यहाँ पर रिएक्शन कराई जा रही है तो क्या बनेगा आपका Na2CrO4, ये हमारे पास में यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अब जब क्रोमेट आयन है Na2CrO4, अगर इसकी रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं तो यहाँ क्या मिल जाएगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे, क्रोमेट आयन हमारे पास निकल रहा है, Na2SO4 ऑलरेडी निकल रहा है, Na2SO4 ऑलरेडी निकल रहा है, तो हमारे पास जो फाइनल आयन बचा वो क्या हो गया, CrO5, ये हमारे पास में जो कंपाउंड है वो फॉर्म हुआ। अब बोला है यहाँ पर प्रोडक्ट में, पहले तो आपको रिएक्शन पूरी आनी चाहिए, रिएक्शन पूरी आने के बाद में प्रोडक्ट में जो C बना है, X इज द नंबर ऑफ O22 माइनस आयन, मतलब कि पर ऑक्साइड लिंकेज हमारे पास में कितने हैं, Y इज द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम तो 5 है, ये तो हमें दिख रहा है, एंड Z इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। हमें बताना था, यहाँ रिडॉक्स भी आना चाहिए था, केमिकल बॉन्डिंग भी आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आपका होता है, एक बहुत ही नोन सा स्ट्रक्चर आपका, ये आपको पता होना चाहिए। पर ऑक्साइड लिंकेज O22 माइनस हमारे पास में कितने बन रहे हैं, टोटल यहाँ पर 2 बन रहे हैं। टोटल ऑक्सीजन एटम्स आपके कितने हैं यहाँ पर 5 है, और अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो स्ट्रक्चर से निकालना पड़ेगा, ये -2 है तो आपका ये +2 हो गया, ये -1 है, ये +1 हो गया, यहाँ से +1, यहाँ से +1, यहाँ से +1, टोटल आपका क्या आ रहा है +6 आ रहा है, 6 7 8 9 10 11 12 13 आपका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर ये निकलने के बाद में टोटल 13 जो था आपका, ये आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, टोटल आंसर यहाँ पर आया। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छी मिक्सिंग करी थी इसमें, डी ब्लॉक की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया, रेडॉक्स चेक किया गया, उसमें भी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, आपको बटरफ्लाई जैसे स्ट्रक्चर्स आते हैं या नहीं आते, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके रिपीट किए गए। तो ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। हमें बोला यहाँ MnO4 2- इन एसिडिक मीडियम। अगर हम बात कर रहे हैं एसिडिक मीडियम, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें पता है अगर ये 2- में है और डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन में जा रहा है, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन बच्चा क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका एक साथ हो जाता है। अगर हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है तो ये ऑलरेडी किस में है, +6 में है, तो ये किस में जाएगा, +7 में कूदेगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट जो होता है वो +7 होता है। तो हमारे पास ऑप्शन के अंदर या तो आंसर ए होगा या बी होगा। अब एसिडिक मीडियम है तो उससे लेसर वाला ही जाएगा, तो हमारे पास MnO में तो +2 ही रह जाएगा, तो +4 और होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा MnO2 हमारे पास दूसरा, तो बी हमारे पास आंसर हो गया। ये बहुत ही इजी सा आपका यहाँ पर क्वेश्चन था जो कि हो सकता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, यहाँ पर मैग्नीज आयन के ऊपर बहुत क्वेश्चन है, मतलब जिन्होंने रिडॉक्स भी अच्छे से पढ़ रखा है वो भी बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। गिवन बिलो आर सम ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट मैग्नीज एंड Mn2O7, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, हमें यहाँ क्या बोला, मैग्नीज फॉर्म ऑक्साइड ऑफ Mn2O7 इन विच मैग्नीज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैम आपको कैसे पता पड़ता है कि हाईएस्ट में क्या होगा, तो एक बार ये भी समझ लीजिए, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर आपका क्या है 25, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास कैसे निकालेंगे, 3d5 4s2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास हो गए, तो +2 से लेकर 1 2 3 4 5 हमारे पास में कहां तक जाएगा, +7 आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ आपका सही जाता है। ऑक्सीजन स्टेबलाइजेस द मैग्नीज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, Mn के साथ में डबल बॉन्ड O आ जाता है हमारे पास में, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ सही है। Mn2O7 जो होता है आयनिक ऑक्साइड होता है, आयनिक नहीं होता है, ये तो हाईली कोवेलेंट कंपाउंड होता है, तो ये हमारे पास में जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है, ये हमारे पास में गलत स्टेटमेंट हो गया आपका। द स्ट्रक्चर ऑफ Mn2O7 कंसिस्ट वन ब्रिज ऑक्सीजन एटम। मैग्नीज ऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, अगर यहाँ पर है 3 ऑक्सीजन यहाँ 3 ऑक्सीजन यहाँ, बिना पार्शियलिटी के 1 ऑक्सीजन बीच में, ये तरीका होता है स्ट्रक्चर्स आपका बनाने का। यहाँ 2 कोऑर्डिनेट भी लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, कुछ भी बनाइए, लेकिन हाँ ये लिंकेज होता है आपका, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। डी बस खत्म, ये तो हमारे पास में 4 स्टेटमेंट थे, तो A B C आपका यहाँ पर आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑन हीटिंग हमारे पास में यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पर? ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट K2Cr2O7 K2Cr2O7 इन इक्वल अमाउंट अलोंग विथ कंसेंट्रेटेड H2SO4। हमें H2SO4 के साथ में यहाँ पर तो गैस जो इवॉल्व हो रही है हमारे पास में, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास यहाँ बताना है। जो गैस इवॉल्व होगी वो कौन सी गैस होगी? अगर हमारे पास में यहाँ पर गैस के बारे में बोला गया है, यहाँ पर और कोई कंडीशन देने के लिए कंसेंट्रेटेड दे रखा था, तो यहाँ पर जो गैस इवॉल्व होती है वो क्या हो गई आपकी CrO2। यहाँ से क्या निकलेगा? CrO2Cl2 ये आपका निकल जाएगा। अगर ये हमारे पास निकल रहा है तो गैस जो हो गई वो तो हमारे पास में यही हो गई। अब हमें यहाँ पर क्या पूछा है? CrO2Cl2, ये तो सब ऑप्शन में ही था, मतलब आपको इन तीन ऑप्शन में से तो ये देखना ही था। ऑक्सीडेशन नंबर और निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो स्ट्रक्चर पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। 2 × -1 = 0, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है? +6 आ रही है। +6 आपका आ रहा है, तो ये हमारे पास इजीली हो जाने वाला क्वेश्चन था। अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे थे तो आप ऑप्शन देख के इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करके निकाल सकते थे। ये फिर एक मिक्स्ड ऑक्साइड का अच्छा क्वेश्चन। अलोंग द फॉलोइंग ऑक्साइड 3D एलिमेंट्स द नंबर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड्स आर। हमें क्या बोला गया है? मिक्स ऑक्साइड। यहाँ मैं बोलूंगी डी ब्लॉक को काफी हद तक मिक्स किया गया है। यहाँ पर किसके साथ में? आपका रिडॉक्स के साथ में। थोड़े कॉन्सेप्ट आपको डिस्प्रोपोर्शन और इन सब के पता होने चाहिए। हमें बोला मिक्स ऑक्साइड किस किस में से बन सकते हैं। टाइटेनियम ऑलरेडी +2 में है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वेनेडियम हमारे पास में बीच के इसमें आ रहा है, तो हमें ढूंढना क्या है इसके अंदर? सिंपल ऑक्साइड कौन सा बना लेगा, और उसके नीचे वाला क्रोमियम +2 में, ये +3 में, +7 में होना चाहिए था, तो +3 ये हमारे पास जा सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Mn3O4 की, तो ये किस में कन्वर्ट ये हो सकता है Mn2O3, ये भी हो सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं Fe3O4 की, तो ये सिंपल ऑक्साइड ये, और मिक्स ऑक्साइड में Fe2O3 हो सकता है। Fe2O3 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो उस कन्वर्ट होगा नहीं। ये कोबाल्ट वाला भी हमारे पास हो सकता है, किसमें? CeCOO और CO2O3 में। तो आपके आंसर्स में क्या 1, 2 और 3 ये आपके पास में हो गए, तो 3 जो हो गया वो यहाँ पर क्या हो गया? आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द फर्स्ट आईपी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीज। ये जितने भी आपके क्वेश्चन है डी ब्लॉक में ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन नहीं चलते आईपी के। आपके कॉन्सेप्ट्स आईपी के बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है, साइज लगता है, शील्डिंग इफेक्ट लगता है, हाफ फील्ड फुल फील्ड का जो भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। हमें बोला क्रोमियम है और दूसरा मैग्नीज है, हमने लिख के रख लिया। कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए 3d5 4s1, यहाँ पर होता है आपका 3d5 4s2। ये आपको दिख रहा है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड है। तो अगर हम IP1 की बात करते हैं तो मैग्नीज का IP जो होगा वो क्रोमियम के कंपेयर में क्या होगा बच्चा? ज्यादा होगा। क्या स्टेटमेंट पूछा था? द फर्स्ट IP ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन, ये सही, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका सही है। द सेकंड एंड थर्ड IP ऑफ क्रोमियम आर हायर देन, पहले तो हम निकाल लें क्या क्रोमियम के दोनों IP ज्यादा होंगे। यहाँ क्या है 3d5 4s1 हो गया, ये 3d5 हो गया, तो पहला तो सही है कि क्रोमियम का ज्यादा हो जाएगा मैग्नीज से। एक इलेक्ट्रॉन और निकला तो ये 3d4 हुआ, लेकिन ये 3d5 हो गया। तो अगर हम IP2 के बाद IP3 की बात करते हैं तो वापस मैग्नीज का ज्यादा हो जाएगा क्रोमियम से। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से यहाँ पर गलत हो गया। आपके बहुत ही अच्छे केमिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए नेक्स्ट पेपर के लिए। अब आपको क्या है जो क्वेश्चंस बच रहे हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, एलॉय फॉर्मेशन, एक जो जाना माना आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का क्वेश्चन जो डी ब्लॉक में इस बार थोड़ा कम कवर किया गया है, वो अप्रैल अटेम्प्ट वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। केमिस्ट्री मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा इजियर साइड पे जा सकता है अप्रैल अटेम्प्ट में। The number of pairs from the following in which both the ions are colored in aqueous solution is 3। हमें क्या बोला है? colored ions जो है वो 3 है क्या? हाँ। दूसरा हमारे पास में जो थोरियम है हमारे पास में या +4 में ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बाकी सबके कंपेयर में। तो ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो हमारे पास रिडक्शन कर सकता है। रिडक्शन कौन कर सकता है? जो कि ऑलरेडी हमारे पास में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर बोला, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। जो लोअर में होगा वो करेगा ऑक्सीडेशन, तो
थोरियम तो अपने आप में ही हमारे पास में +4 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये तो स्टेटमेंट पहले ही आप हटा दीजिए। तो सेकंड आपका यहाँ पर फॉल्स था। फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम जिंक की बात करते हैं यहाँ Sn3+ की, Sn3+ में क्या हो गया हमारे पास 3d14s2 होता है, सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हमारे पास में, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके यहाँ पर कितने आ रहे हैं 0, तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। हमें कलर्ड पूछा था यहाँ पर, अगर कलर्ड पूछा था तो पहला स्टेटमेंट गलत होते ही हमें 1 2 3 सेट और दे रखे थे, एक में से भी अगर एलिमिनेशन हो जाता है तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पर 3 नहीं होगा। तो हम सेकंड अगर चेक करते हैं तो Mn+2 है और Cr+2 है, मैग्नीज में 3d5,4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में भी 5 बच रहे हैं, यहाँ 3d5,4s1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तब भी आपके पास में 3d4 बच रहा है, तो ये आपका था। ठीक है, आगे बढ़ते, Cu2+Zn+2 पूरी तरीके से गायब आंसर। Zn+2 हमारे पास में क्या है 3d10,4s2, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 10 बचा। Cu+2 है हमारे पास में, ये क्या होता है आपका 3d10,4s1, एक होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हमारे पास में क्या हो गया कलरलेस हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका गलत था, फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था। तो कुल मिला के हमारे पास में केमिस्ट्री में बोलूंगी नो डाउट अभी तक जो पिछले साल क्वेश्चंस आ रहे थे उनके कंपेयर में केमिस्ट्री नो डाउट अच्छी गई है, इसीलिए केमिस्ट्री में बच्चों का कट ऑफ भी नीचे गया है। आप अकेले ऐसे नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो किस तरह के चेंज हुए क्वेश्चंस, किस तरह के नए क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या प्रेडिक्शन है आने वाले पेपर्स का, ये सब चैनल पर डलने वाला है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ, जो नो डाउट बूम एक नया और एक अच्छा चैप्टर, जो कि पिछले 2 से 3 साल में बहुत अच्छा स्कोर लेके जा रहा है, अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं और वेटेज भी उस इसका हाई चल रहा है। अगर आपको उसके क्वेश्चंस देखने हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, आइदर जे मेंस हो, एडवांस हो या फिर नीट के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के सबके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके पीवाईक्यूज किस तरह के चेंज हो रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके बिल्डअप हो रहे हैं, एनटीए क्या चेंजेस कर रहा है केमिस्ट्री के अंदर, क्यों बच्चों के नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यू को डिस्कस करते करते। आगे किस तरह के चेंजेस है जो कि आपके आ सकते हैं वो हम यहाँ बात करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़े क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले किस तरह के पीवाईक्यूज जो है एनटीए कवर कर रहा है, लेटेस्ट जो जनवरी अटेम्प्ट के 2026 के आपके पीवाईक्यूज है। चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या बहुत सारे कॉम्प्लेक्स उठा के दे दिए, अब देखिए कितना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा ये, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो रखी, इन केस आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आपका क्या दिया है यहाँ पर, CuNH3 4 ट्वाइस यहाँ पर दिया है, साइज कॉपर, कॉपर है इसका मतलब 3d9,4s2 हमारे पास में, 3d10,4s1 होता है, 3d9 बचा, 3d9 बचा, स्ट्रॉन्ग हो वीक लिगेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके 1 होंगे। अगर हम निकल की बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में जो प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स EN जो होता है आपका चिलेशन भी कर देता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में प्रेजेंट है, 3d8,4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d8 बचा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो क्या होगा आपका यहाँ पर पेयरिंग अगर हम करवा देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर क्या है आपके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहाँ पर बोला था। यहाँ पर मैग्नीज अगला दिया था, एक दिया था हमारे पास Mn+2 में है और दूसरा है हमारे पास में Mn+2 के अंदर, दोनों ही दिए शायद तक ये नहीं, इन तीनों में ही पूछा था, एक ही कॉम्प्लेक्स था। ये आपका हो जाता है 3d5,4s2, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए +2 के आते ही, तो ये आपका क्या हुआ यहाँ पर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है 5 है। अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग वैसे भी नहीं होगी, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तब जाके हम पेयरिंग कर देते। तो ये स्टेटमेंट आपका बच्चा बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट है निकल का एक कंपाउंड, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये मेरे 1 शॉर्ट्स के अंदर, ये हमारे पास में शॉर्ट्स के अंदर सबके अंदर आपको ये कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको आंसर के साथ में याद होना चाहिए, नहीं है तो आप आगे के लिए कर लीजिए। निकल के इस क्वेश्चन के अंदर गलतियां बहुत होती है,
यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा 3D8 4s2 है। आधे से ज्यादा बच्चे इसको यहाँ से उड़ा देते हैं। आगे भी काफी क्वेश्चंस में आएगा, हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन में हम इसे सॉल्व करके रख लेते हैं। यहाँ हमारे पास में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में टोटल है और 4s में 2। जब हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखते कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि सिनर्जिक बॉन्डिंग करके वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो ये दोनों आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर sp3 निकलेगा, दैट कंटेन्स ओनली डायमैग्नेटिक। यहाँ पर पूछा था, तो निकल में ये और ये हमारे पास में ये तो दोनों डायमैग्नेटिक होंगे, लेकिन साथ वाले जोड़ीदार को हमें चेक करना पड़ेगा, क्या हमारे पास में टोटल डायमैग्नेटिक 2 है, तो उसके लिए Cl 2 ऑप्शन में, तो हम पहले वो चेक कर लेते हैं, एक को सॉल्व करके भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, Cl अगर इसकी जगह, यहाँ पर इसकी जगह Cl है और 2 माइनस से ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा, निकल पे +2। इसका मतलब आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो हमारे पास में जो बचा वो क्या होगा, बच्चा है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यहाँ वीक लिगेंड था तो पेयरिंग नहीं करेंगे, पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो डायमैग्नेटिक होने वाली 2 स्पीशीज हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हुआ। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, यहाँ पर आराम से कर सकते थे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो दिखने में जितना लेंदी दिख रहा था उतना एक्चुअल में होता नहीं है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। यहाँ पर identify the metal ions among CO2 plus Na plus 2 Fe3 plus Ti plus 2 having a spin only momentum magnetic moment value more than 3। हमें पहले तो क्या निकालना है, जिसकी वैल्यू 3 के कंपेयर में अनपेड इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हमारे पास आ रही है। चलिए सी यहाँ पर कोबाल्ट है, निकल Fe2 प्लस है, V3 प्लस है एंड Ti प्लस 2 है। कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं रट रखा, एक ट्रिक बताती हूँ डी ब्लॉक की, 21 से 30 नंबर है, अगर जैसे नंबर है 22, 3D और 4S आपको पता है होता है ये, उस पे 2 लगा दीजिए, डी पे S पे, यहाँ पर हमारे पास में 2 लगा दीजिए। अगर 26 है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जैसे 26 है 3D और 4S आपको पता है, ये 6 चला जाएगा यहाँ, ये 2 चला जाएगा यहाँ, एक्सेप्ट कॉपर एंड क्रोमियम जिसमें एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ हमारे पास में कोबाल्ट नंबर क्या होता है आपका 27, तो ये क्या हो गया 3D7 4s2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 7 हो गया। निकल 3D8 4s2 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये 3D6 4s2, ये 3D3 हमारे पास में, लेकिन यहाँ +3 दिया था तो 3D3 4s2 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो 3D2, और यहाँ पर टाइटेनियम में +2, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। ये तो हमारी कहानी हुई यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन की। अब हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे क्या बोला, सम ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाई स्पिन बोला। अगर हाई स्पिन बोला इसका मतलब वीक लिगेंड के साथ में प्रेजेंट होगा। अगर वीक लिगेंड के साथ में प्रेजेंट है तो हमें पेयरिंग नहीं करनी होती। अगर पेयरिंग नहीं करनी है तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक तो इसमें बच रहे, निकल के अंदर एक और आ जाएगा तो ये कैंसिल कर दो, 3D6 के अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे Fe2 प्लस में, तो ये भी आपका एक ऑप्शन और हो गया। V2 प्लस, ये तो दोनों ही दो है, ये वैसे ही हटा दो, तो 2 हमारे पास ऐसी स्पीशीज हो गई। और यहाँ क्या बोला, सम ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा था, तो टोटल कितने हो गए बच्चे, यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, 4 तो यहाँ से और 3 यहाँ से, टोटल हमारे पास में क्या हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 7 हो जाएगी। तो ये अच्छे क्वेश्चंस बन रहे, कोऑर्डिनेशन थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है क्वेश्चन को, कि थोड़ा थोड़ा स्टेप्स को बढ़ा रहा है, तो आपको आगे ध्यान रखना है इन चीजों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन ऑफ CrH2O2 प्लस इज ग्रेटर देन। अब आपकी CFSC का पहली बात तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आपके पास भी इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम फॉर्मूले की अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं CFSC की, वीक लिगेंड और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर बात कर रहे हैं, तो CFSC अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग H2O के लिए, सबसे पहली बात तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होता है, और टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है, ये हमारे पास में क्या हुआ, Cr यहाँ पर +2 हुआ। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर Cr +2 है, तो यहाँ हमारे पास में वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी, कैलकुलेट दोनों की ही करनी पड़ेगी। एक हमारे पास है Cr+2, एक हमारे पास है Mn+2। मैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर चार्ज डालती जा रही हूँ, आपका ऑक्सीडेशन नंबर तो निकलना आना ही चाहिए। ये क्या हुआ आपका
3d5 4s1 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल दिए यहाँ से तो आपका क्या बचा, यहाँ 3d4 बचा। मैग्नीज के अंदर क्या बचा, +2 है तो 3d5 बचा। अब हमें यहाँ पर क्या बोला है, वैल्यू किसकी किससे ज्यादा होगी। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये दोनों क्या है, यहाँ पर दोनों में ही वीक लिगेंड प्रेजेंट है, इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा CFSE के अंदर। तो अगर इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, पहले T2G को फिल करते हैं फिर EG को फिल करते हैं। यहाँ टोटल हमारे पास में क्या है, अगर वीक लिगेंड है तो पहले हम सारा फिल कर लेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, कुछ ऐसा दिखेगा। फिर उसके बाद Mn+2 अगर फिल करना है तो यहाँ हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ ऐसी दिखेगी। फॉर्मूला क्या है आपका CFSE का, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अगर वीक लिगेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास होता है -0.4 इंटू T2G में जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस 0.6 EG में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस पेयरिंग एनर्जी अगर हमें नेगलेक्ट नहीं करनी तो 0.4 इंटू -0.4 हमारे पास में ये है इंटू T2G में आपके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए प्लस 0.6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से तो ये आपका आ गया -0.4 इंटू 3 प्लस हमारे पास में यहाँ पर आ गया 0.6 इंटू 2। देख के ही पता पड़ रहा है ये वैल्यू कम होगी, ऑब्वियस सी बात है माइनस करने पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था लेकिन पूरा कैलकुलेटेड था, आप हल्के में नहीं ले सकते इस तरह के क्वेश्चंस को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी फटाफट से कर दीजिए, बहुत सारा कंटेंट आपका, सारे PYQs, हर तरह का कंटेंट केमिस्ट्री का, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आ रहे हैं, नीट क्या कवर कर रहा है, जेई क्या कवर कर रहा है, किस तरह के चेंजेस एनटीए कर रहा है, एडवांस में किस तरह की तैयारी शुरू करनी है, सब कुछ मैं चैनल पे अपलोड करती जा रही हूँ। अगला हमारे पास में यहाँ पर क्या बोला, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड मतलब क्या हो गया, K3FeCN6 हमारे पास में हुआ, हैज ग्रेटर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देन सोडियम फेरोसाइनाइड। अगर हम बात करते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड की तो Na4 हमारे पास में पोटेशियम सोडियम फेरोसाइनाइड FeCN6 ये हमारे पास में, क्या इसका वैल्यू जो होगा स्पिन मोमेंट का ज्यादा होगा। सबसे पहली बात दोनों में स्ट्रॉन्ग है। ये क्या है आपका, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे यहाँ पर तो Fe+2 आएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Fe+3 आएगा। कॉन्फ़िगरेशन आयरन का होता है 3d6 4s2। अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और अगर यहाँ से 2 निकाले तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इसका मतलब पहले वाले का स्पिन म्यू की डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है √Nn+2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर क्या होंगे, बच्चा करेक्ट होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर कंसिडर द ट्रांजिशन मेटल आयंस हमारे पास में यहाँ पर दे रखे, कुछ आयंस दे रखे, एंड ऑल फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक तो बोल दिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन में क्या होता है, जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कराने के बाद चेक करना है। Mn+3 Cr+3 Fe3+ और CO+3। ये क्या हो गया आपका 3d5 4s2 होता है, जो 3d4 बचा। ये 3d5 4s1 होता है, आपका यहाँ पर 3d4 ही बचा। उसके बाद में 4 नहीं, क्रोमियम था 3d आपका 5 4s1 1 3, ये आपका 3d3 बचा, सॉरी Fe3+ है, यहाँ पर 3d6 4s2 होता है, तो अगेन ये 3d5 बचा और 3d7 4s2 होता है। इसका मतलब ये हमारे पास में 3d6 बचा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दैट मींस पेयरिंग होगी। पेयरिंग होगी तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में तो पेयरिंग होगी ही नहीं। यहाँ पर अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन में बोल रहे हैं तो यहाँ पर वैसे लेके चलिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 अनपेयर्ड बचेगा। अगर 3 है तो सीधे सीधे दिख रहे हैं आपको। 3d6 है तो पूरी तरीके से पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। T2G में पहले इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, तो CO3+ का क्या होगा आपका सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा। पहले T2G में फिल करेंगे फिर EG में फिल करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पहले पेयरिंग करेंगे फिर ऊपर जाएंगे। Fe2 3+ हमारे पास में हो गया 5 है, हमने पहले 5 फिल किया तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल बच रहा है।
3D3 है तो ये तो स्ट्रॉन्ग हो वीक हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपका नीचे ही रहेगा। तो ये हमारे पास में सीधा सीधा सा आंसर था। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। सीएफएससी में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कब पेयरिंग करते हैं कब नहीं करते हैं, पहले T2G भरते हैं या फिर EG भरते हैं। अगर आपको डाउट्स है इनमें तो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा वन शॉट अपलोड कर रखा है, आप जाके पूरा उसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। PPS3 इज अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, चलिए फटाफट से सॉल्व करिए इसे। निकल है हमारे पास में, Ni क्या है हमारे पास में यहाँ पर +2 के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब आपका क्या हो गया, ये 3D8 4s2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये पैरामैग्नेटिक तो हर कंडीशन में हो सकता है। हमें पूछा है यहाँ पर इज, अच्छा बता ही रखा था पैरामैग्नेटिक है। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें क्या है इसमें गलत क्या है वो बताना था। द कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट यहाँ पर GI, क्या ये GI शो करेगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, ध्यान रख लेना। GI ये कैसे भी शो नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3 आएगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर GI नहीं होता आपके। द कॉम्प्लेक्स इज व्हाइट इन कलर, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक है तो कोई कलर शो करेगा, तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया। द कैलकुलेटेड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारे पास में वो कॉम्प्लेक्स का 2.84 आ रहा है। क्या हमारे पास वीक लिगेंड है तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे, 2 पॉइंट समथिंग, ये आंसर आएगा 2 2 + 2 बोर मैग्नेट्रॉन की जो वैल्यू होती है, तो ये आंसर अपना 2 पॉइंट समथिंग ही आता है। ये ट्रिक है इसका। तो ये हमारे पास में एक स्टेटमेंट जो है वो सही निकला। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ CFSC ऑफ निकल इन कॉम्प्लेक्स इज दिस। अगर कैलकुलेटेड निकालनी है, वीक लिगेंड है तो पहले हमें सारा फिल कर देना था। तो T2G के अंदर हमारे पास में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2 1.2, और ये हमारे पास 2.4, तो ये हमारे पास में माइनस प्लस करके ये क्या आ रहा है 0.2 तो नहीं आ रहा, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। द GI अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स इज सिमिलर टू निकल, हाँ ये दोनों ही हमारे पास में क्योंकि सेम हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट जो हो गया वो सही हुआ। तो आपका आंसर जो इनकरेक्ट था वो क्या हो गया, यहाँ पर A B एंड D हमारे पास में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये क्या बहुत छोटा सा इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी अटका देते हैं। ऑक्सिलेटो के साथ में एक बार दिया है, दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास में क्या है, क्रिस्टल फील्ड ऑफ कोबाल्ट ऑक्सिलेटो के साथ दे रखा 3 - n टाइम्स इज n टाइम्स क्रोमियम के कंपेयर में, ठीक है। हमें डेल्टा नट की वैल्यू P से ज्यादा दे रखी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारे पास में है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर पहले तो केस बना लेते हैं, साइज टी के मन फेंको। ये हमारे पास में क्या हुआ 3D7 4s2 3D7 बचा, यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ +3 है तो 3D5 4s1, तो ये क्या बचा 3 4 5 3D3 बचा आपके पास में। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या बोला, CFSC की वैल्यू कितने टाइम्स है, तो दोनों की वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसका मतलब हमें क्या पहले T2G में फिल करना है फिर EG में फिल करना है। अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, इतने एग्जांपल्स हमारे पास इसी टॉपिक के आ गए। तो यहाँ हमारे पास में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 ये हुआ, यहाँ पर हमारे पास में 3 में ही नीचे गाड़ी अटक गई, तो ये हमारे पास में क्या हुआ 1 2 3 हुआ। इसकी वैल्यू क्या आ रही है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पहले वाले केस को सॉल्व करते हैं तो 0.4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1, ये आपके पास में वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है आपकी यहाँ पर -2.4 आ रही है डेल्टा नॉट। और ऐसे ही अगर हम यहाँ सॉल्व कर ले तो ये क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 3, तो ये क्या हो गया प्लस ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो वैसे ही 0 कर दो, तो ये -1.2। हमें पूछा था n टाइम्स कितना होगा, तो ये क्या हो गया 2.4 अपॉन 1.2 हमारे पास वैल्यू है, तो ये क्या हो गया आपका 2 टाइम्स जो हो गया यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास में फिर एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि हो सकता है आपको दिखने में छोटा लग रहा हो लेकिन अटका दे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर कोबाल्ट विल एब्जॉर्ब लोअर, हमारे पास में लोअर एनर्जी अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोअर एनर्जी देन दिस, यस स्ट्रॉन्ग लिगेंड जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा वो एनर्जी एब्जॉर्ब वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, उतना ही ज्यादा हमारे पास में उसकी एनर्जी होती है। तो यहाँ हमारे पास में Cl- स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है इसके कंपेयर में,
तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है आपका सही जाता है। सेकंड बोला एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल इज मोर। अगर हमारे पास वीक लेगेंड है तो एनर्जी सेपरेशन जो होगी वो ज्यादा नहीं होगी, कम होगी, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, गलत। तो ये आपका जल्दी कर लेने वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए था। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन निकल कॉम्प्लेक्स, ये पिछले साल भी पूछा गया था, उसके पिछले साल भी पूछा गया था, तो ये अच्छा रिपीटेड क्वेश्चन आपका है जो कि आपको अच्छे से यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास में क्या बोला है, द स्टेटमेंट ऑफ निकल कॉम्प्लेक्स ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइड। हमें क्या बोला, निकल है, इसका हमारे पास जब रिएक्शन करवा रहे हैं NH4Cl प्लस डाइमिथाइल ग्लाइकोऑक्साइड, मतलब CH है हमारे पास में यहाँ पर। इस तरह से अगर हमारे पास में ये कंपाउंड है और रिएक्शन के अंदर यहाँ पर देखिए रिएक्शन पहले करवानी पड़ेगी। रिएक्शन में हम यहाँ पर अगर करवाना शुरू कर देते हैं इसे, तो हम क्या करवाएं, इसकी 2NH4OH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, प्लस डाइमिथाइल ऑक्साइड बोला है, मतलब CH डबल बॉन्ड NOH है हमारे पास में, डबल बॉन्ड NOH और डाइमिथाइल, ये हमारे पास में। अब इससे हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, Na+2 में NiCl आपका यहाँ से निकल सकता है, और +2 कॉम्प्लेक्स से हम मानते हैं NH4Cl निकल गया, OH बच रहा है, वो इसके साथ में मिक्स होगा यहाँ पर आके, तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा आपका। यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन हमने यहाँ ले लिए, 2 कार्बन आपके यहाँ पर ले लिए, NHOH है, ये हमारे पास में बॉन्डिंग करेगा, ये हमारे पास में यहाँ पर CH3 और CH3 तो वैसे ही साइड से कर दो, CH3 यहाँ पर हमारे पास में NHOH अगर आता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड NOH है, यहाँ पर भी हमारे पास में डबल बॉन्ड OH है। अगर एक ऊपर ले लो एक नीचे ले लो, क्योंकि एक ही कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में इस कंडीशन के अंदर, अगर ये फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ से भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास में सेम केस है, C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है, इधर से भी क्या होगा हमारे पास में डबल बॉन्ड NOH, इधर से ले लो, एक H2O निकल चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास में डबल बॉन्ड N जो होगा इधर ऑक्सीजन होगा, इधर से हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बाकी आपका CH3 और CH3 तो जो कॉम्प्लेक्स में चल रहा है वो चल ही रहा है। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, ये रेड कलर का होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक बात है। दूसरा हमारे पास में क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट पूछा था, रेड कलर होता है, ये तो आपका सही हो गया। हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट पीएच, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से यहाँ पर क्या होगी, कम होगी, तो बी हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निकल हैज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हमारे पास में है, क्या हमारे पास में इनकरेक्ट पूछा था, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहे, 3D 8 है क्योंकि, तो यहाँ पर हमारे पास में ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। N Ni और O हमारे पास क्या है, निकल N और O, इसके बीच में अगर स्टेटमेंट अगर बोला गया है तो क्या इसके बीच में लिंकेज होगा, हमें क्या देखना है, C डबल बॉन्ड C, ये सॉरी ये लोन पेयर, ये वाला स्ट्रक्चर के अंदर ये तो N यहाँ पर इस तरीके से बनना था, निकल है, ये देगा अपना लोन पेयर, तो CH तो फ्री रहेगा, फ्री रहेगा, और यहाँ पर भी CH फ्री रहेगा, ये लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर देगा, और ये लोन पेयर देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होना था। तो ये हमारे पास में क्या नहीं हो, बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, अगर ये स्क्वायर प्लेनर होता है तो हमें वो चेक कर लेना था। तो डी हमारे पास में क्या होगा, सही स्टेटमेंट हो गया। और लास्ट हमारे पास में यहाँ पर क्या बोला, कॉम्प्लेक्स कंटेन 4-5 मेंबर रिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, 4 मेंबर की रिंग बन रही है, तो ये हमारे पास में गलत स्टेटमेंट हो गया। तो बी सी डी ई हमारे पास में क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल आर, हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्लेटिनम और प्लेटिनम, अगर ये अगर आपके पास आ गया तो आपको इसमें बिना सोचे समझे ही क्या कर देना है, जल्दी से सोच के बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर हम बात कर रहे हैं प्लेटिनम वालों का, आपको याद होना चाहिए, अगर पीट का पेपर देने जा रहे हो, एडवांस का पेपर देने जा रहे हो, या नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करा रहे हो, प्लेटिनम जो होता है वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाता है, यहाँ पर DsP2 रखता है, तो ये दोनों तो हमारे पास ऑप्शन से वैसे ही हट गए।
निकल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो आपका क्या आता है, यहाँ पर sp3 नहीं dsp2 आता है, sp3 आता है, लेकिन वहां सारे के सारे d के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वहां पर भी जीरो था, यहाँ आपके दो अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे थे। टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर पहुंचा है, और अगर निकल Na+2 है तो उस केस में 3d8 बचा है। अगर 3d8 बच रहा था तब भी हमारे पास में क्या है 1 2 3 4 5, एक डब्बा हमें हटा देना चाहिए, 5 हमारे पास में 6 7 8 पेयरिंग हो जाएगी, तो इसमें भी कुछ नहीं बच रहा। टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके 2 हो गए। तो ये बहुत रिपीटेड, निकल के तीनों कंपाउंड आपको टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल रिपीटेड कंपाउंड से ये आपके। अगला क्वेश्चन समझिए, इन और ऑर्बिटल, ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, ये बहुत आराम से आप कर सकते हैं। क्या सही है क्या गलत है, हम वैसे भी करेक्ट सेट पूछा था, डी अंदर है इनर ऑर्बिटल, कॉम्बिनेशन पहले चेक कर लेते हैं, डी बाहर है आउटर ऑर्बिटल, डी अंदर है तो सी तो वैसे ही काट दो, यहाँ पर डी बाहर है आउटर ऑर्बिटल, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास sp3 है इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, ये भी हमारे पास में काट दीजिए। हमारे पास में क्या पूछा था, करेक्ट सेट पूछा था, तो A B एंड D ये आपका करेक्ट सेट होना चाहिए था अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सही है तो। A B D जैसा कहीं पर अगर ये दो ऑप्शन है तो C और E, C हटा दिया C हटा दिया C हटा दिया, एक ही ऑप्शन था, हमें सॉल्व करना नहीं था इस क्वेश्चन को। बाकी अगर सॉल्व करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन से बहुत आराम से निकल के आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। चलिए कंसिडर द मिक्सचर, ये इस तरह के क्वेश्चंस क्या आपको डराते हैं, आपको लगता है कोऑर्डिनेशन में इस तरह का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हमें छोड़ देना चाहिए, तो नहीं बच्चा, ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल भी आपको इसको छोड़ना नहीं है। हमें क्या बोला यहाँ पर CONH3 5SO4A और Br, ये हमारे पास में इन वाटर टू मेक 4 लीटर सॉल्यूशन व्हेन 2 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ X, ये हमारे पास में X कंसीडर कर रखा है, इस रिएक्ट विद AgNO3, AgBr निकल जाएगा आपका, NO3 अटैक कर जाएगा, इट फ्रॉम प्रेसिपिटेट Y, हमारे पास में जब इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा सा मिल सकता है कि NH3 हो जाए, SO4 बाहर चला जाए, NO3 अंदर चल जाए, या AgBr निकल जाए, तो SO4 और NO3 हमारे पास में यहाँ पर ये हुआ, इट फ्रॉम प्रेसिपिटेट Y, जो भी हमारे पास में बनेगा इसके साथ में वो क्या बनेगा, AgBr बनेगा, AgBr बनेगा। अगर हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स है, ये 4 लीटर था और हमारे पास में 2 लीटर के अंदर 0.4 मोल है, 0.4 मोल अपॉन यहाँ पर 2 लीटर है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया 0.2 हो गया। अगर 0.2 है तो ये हमारे पास में फॉर्म हो रहा है, हमें सेट पूछा था, जैसे इस तरीके से निकला वैसे ही BaCl2 निकल जाएगा। अगर BaCl2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो Z जो बनेगा आपका क्या बनेगा 0.2 मोल बनेगा। तो इसके तरह के क्वेश्चंस आप बहुत आराम से कर सकते हैं, इनको छोड़ना नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज अमंग दिस इज 3। अगर हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, इनके पैरामैग्नेटिक के नेचर पूछे, टोटल 3 है क्या, साइंस टीचर 3d3 4s2 3d7 4s2, ऑब्वियस ही बात है 2 और 1 3, लेकिन वीक लिगेंड है तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये ठीक है। टाइटेनियम अगर हमारे पास में है +2 नहीं है +3 है, यहाँ पर अगर +3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 3d1 बचा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पर बचा। अगर हम B2O5 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 10/2 5 अनपेड, इसका मतलब B5 हो गया, ये तो नहीं है। और निकल अगर हमारे पास में यहाँ पर तो टीचर 3d6 हाँ 3d5 4s2, तो सारे के सारे नहीं, यहाँ तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3d3 था ना 0 हो गए, यहाँ पर 0 हो गए, और FeCN होल 6 3 माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ Fe+3 हो गया। अगर Fe+3 इसका मतलब 3d6 4s2 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक तो बचना ही बचना है। तो कुल मिला के आपके B2O5 को छोड़ के बाकी 3 कॉम्प्लेक्स जो हो गए वो पैरामैग्नेटिक हो गए। आगे हमारे पास में क्या बोला है, ये स्टेटमेंट आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो हो गया वो सही हो गया। सेकंड हमारे पास में यहाँ पर ऑर्डर पूछा है अनपेड इलेक्ट्रॉन का, Fe3+ अगर हमारे पास में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ऑब्वियस ही बात है वीक लिगेंड है तो 5 के 5 फ्री रहेंगे, तो ये सही स्टेटमेंट है हमारे पास में, ये सही है। सेकंड के अंदर यहाँ पर +2 आ गया, थर्ड के अंदर Fe3+ आ गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आ गया तो पेयरिंग हो जाएगी। और अगर हमारे पास फोर्थ में बात करें Fe+2 बच रहा है तो 6 के 6 पेयर्ड हो जाएंगे,
तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गए, सही हो गए। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन था, हाइब्रिडाइजेशन शेप स्पिन मोमेंट ऑफ, हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, क्या इनका sp3 होगा? क्या हाइब्रिडाइजेशन हम फटाफट निकाल सकते हैं? अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस तो आपकी बिल्कुल दमदार होनी चाहिए। मैं बता रही हूँ आपको, CO है, ऑक्सीडेशन नंबर CO3 है, -2 चार्ज होता है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर +6 और -3 +3 हो गया, 1 3 4 3d7 4s2 2 1 3d6 बचा यहाँ पर। अगर 3d6 बचा तो फिल करेंगे तो हमारे पास में ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। अब बात क्या है यहाँ पर, क्या ये sp3d2 है? क्योंकि यहाँ ये वीक लिगेंड प्रेजेंट है तो आगे से फिल करना शुरू करेंगे, तो S में एक, P में एक, फिर उसके बाद में D में आना शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास में क्या हो गया, sp3d2 हो गया, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है, और क्योंकि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो 4.9 आपकी वैल्यू आ जाएगी, √nn+2 4 4+2 हमारे पास वैल्यू डाल के। हाइब्रिडाइजेशन और हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट, निकल का बोला, इसका बोला, जिसका बोला, स्क्वायर प्लेनर बहुत बार कर लिया, आप तो याद हो गया होगा, सबको याद हो गया, निकल CN4 2+ का, ये हमारे पास में वैल्यू जो हो गई, ये क्या होता है आपका, स्क्वायर प्लेनर होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 थे, सही है। Mn+2 एक बार निकाल लेते हैं, इसमें भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वीक लिगेंड है तो 5 पॉइंट समथिंग होगा, 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और क्योंकि 5 अनपेड है, पेयरिंग नहीं होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। फिर कोबाल्ट है हमारे पास CO+3 अभी अभी निकाला था, तो ये तो सामने ही निकला हुआ है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही थे। देख रहे हैं एनटीए ने कितनी मिक्सिंग करी है, कितना टाइम कंज्यूमिंग पेपर हो चुका है आपका। अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो आप नहीं कर पाएंगे आगे पेपर में क्वेश्चंस, क्योंकि आप जनरली किसी भी टाइप का पेपर हो, केमिस्ट्री सबसे पहले उठाते हैं तो आपकी कमांड ऐसे होनी चाहिए, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन, वापस प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या GI है, तो ये MABCD वाला केस है। ABCD में GI के नंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं आपके। ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स हमारे पास में बोला MA2, और हमारे पास में बाइडेंटेट के लिए मैं AA2 लिख देती हूँ। अगर हम ये कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्म करते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला है, पर यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, तो सिस ट्रांस के अंदर ये केवल, अगर हम बात करते हैं जैसे AA है हमारे पास में, और अगर बाइडेंटेड है तो ये तो आपस में मिरर इमेजेस हो जाएगी, तो ये हमारे पास में नहीं शो करेगा, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्म जो होगा वो शो कर देगा। अगर हम ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं यहाँ पर, तो कुछ ऐसा सा बनेगा हमारे पास में, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दूसरा नहीं होगा। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में इधर से जो होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। Z इज द नंबर ऑफ GI एक्सिबिट बाय दिस, तो ये क्या केस हो गया, MA3B3 वाला। तो ये आपको पता होगा फेशियल और मेरिडोनल, मतलब ये टोटल क्या है, 2 बनाते हैं, तो 2 + 1 + 3 आपका क्या है, 3 + 1 + 2, टोटल कितने हो गए यहाँ पर, आइसोमर के नंबर जो हो गए वो 3 हो गए। तो ये आइसोमेरिज्म से बहुत ही घुटा हुआ, मिक्सिंग किया हुआ अच्छा क्वेश्चन। चलिए हमारे पास अगले कॉम्प्लेक्स वापस आ गया, मैं नहीं कर रहा हूं, कर लोगे बिल्कुल साहब, आप कर ही लोगे, अब तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसी सेट के अंदर हम जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये निकल के कंपाउंड हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार आते जा रहे हैं। तो अब आपको याद हो गया होगा, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स, ये डाई होता है, नहीं ये पैरा होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। ये डायमैग्नेटिक होता है, ये दोनों पैरा होते हैं, सेकंड स्टेटमेंट फिर गलत हो गया। ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारे पास में, ये डाई होता है, ये पैरा होता है, ये तो आपको आप टिप्स पे, बिल्कुल टिप्स पे हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखते हैं, नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। पहले तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पता होना चाहिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम होंगे। चेक कर लेते हैं पहले, स्कैंडियम में +3, तो यहाँ हमारे पास 21, क्या हो गया 18, ये हमारे पास में 24 - 2, ये हमारे पास में 22 हो गया। Mn+3, ये भी हमारे पास में 25 होता है, +3 है ना, तो ये भी 22 हो गया। फिर उसके बाद में CO+3, ऑब्वियसली बात है ये नहीं होगा इनके जैसा, तो
3d7 4s2 27 27 और 24 हो गया, ये भी नहीं है। और Fe+3, इसका मतलब ये क्या हुआ 26 25 हो गया। तो ये दो ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपकी यहाँ पर बच रही है। नहीं 26 होता है ना, ये भी 24 हो को 26 23 हुआ, तो ये भी आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे क्या बोला है यहाँ पर, if n more of AgCl3 is formed when the reaction of the complex C, हमें किसके साथ करानी है, ये एक कॉम्प्लेक्स दिया है En होल ट्वाइस और डॉट NH3 हमारे पास में कुछ तो दे रखा है, इसकी अगर AgNO3 के साथ में यहाँ पर रिएक्शन कराई, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी T2G ऑर्बिटल हमारे पास में पूछे। बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन ये। यहाँ हमारे पास सबसे पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक निकाले 2, इसका मतलब 2 AgCl जो होगा वो लिबरेट होगा। अगर 2 AgCl लिबरेट होगा तो ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास में ये अंदर रह जाएगा, तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, Cl एक बाहर निकल जाएगा, तो ClEn होल स्क्वायर यहाँ पर NH3, और यहाँ पर हमारे पास एक Cl अंदर और एक Cl, 2 Cl बाहर, ये हमारे पास में कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखेगा। अब हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो CO+3 आ गया। इसके अंदर क्या पूछा था आपका यहाँ पर, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, T2G स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्योंकि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d6 बचा। T2G में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर Eg में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ T2G में ही रह गए। अगर T2G में रह गए तो 6 यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि T2G के अंदर प्रेजेंट थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन मोमेंट, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन। Mn+2, कॉपर Cu+2, निकल +2 और निकल यहाँ पर भी +2, लेकिन यहाँ वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ वीक लिगेंड है, पेयरिंग यहाँ पर होगी, वहां पर पेयरिंग नहीं होगी। चलिए हम देखते हैं, वीक लिगेंड है तो यहाँ पेयरिंग नहीं होनी। 3d5 मैग्नीज के अंदर क्या है, अगर 3d5 है तो ऑब्वियस सी बात है पेयरिंग नहीं होगी, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाएंगे। कॉपर है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि ये 3d9 बना रहा है। निकल के अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो दोनों में देखना पड़ेगा, अगर हमारे पास में 3d8 4s2 था, 3d8 बच रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और अगर वीक लिगेंड है, तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हमारे पास क्या केस बन जाता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयरिंग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर वीक लिगेंड है, तो इसका मतलब Mn+2 का आपका सबसे ज्यादा होगा। Mn+2 का आपका सबसे ज्यादा होगा, ए ऑप्शन। उसके बाद में फिर हमारे पास में 2 वीक लिगेंड वाला केस आ गया हमारे पास में, तो डी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद डी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये आपका आंसर हुआ। तो ये थे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आने वाले चैप्टर, आने वाले एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा रिपीट हो सकते हैं, जिनका फ्लो क्या होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, आपका यहां तक पहुंचने के लिए कितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन पे कमांड होना चाहिए, ये सब हमने इन पेपर के क्वेश्चन से डिस्कस किया है। और भी बहुत कुछ चैनल पे कंटिन्यूअसली कंटेंट वाइज चलता रहता है, नो बकवास नो ड्रामा, यहाँ पर केवल आपको कंटेंट मिलेगा। अगर आप सही में पढ़ना चाह रहे हैं और केवल कंटेंट ढूंढते हैं यूट्यूब पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत कुछ मैं चैनल पे डालने वाली हूँ, स्पेशली जो अभी नीट का पेपर देने वाले हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी ये वाली सीरीज और ये वाले क्वेश्चंस जो कि आपके कैसे पेपर में बन रहे हैं और कैसे आ सकते हैं, वो डिसाइड करवा सकती है, आपकी रैंक डिसाइड कर सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।